तो चलो देखो, कूलम्ब्स लॉ की बात करें, ये सब सारा नोट्स दे देंगे, ठीक है, या फोटो भी ले लेना है। अच्छा, चैप्टर 1 का तो देखो, कूलम्ब्स लॉ में अगर हम लोग बात करते हैं तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे कि अगर एक चार्ज है यहाँ पर, एग्जाम्पल के लिए एक चार्ज है यहाँ Q1, एक चार्ज है यहाँ पे Q2, और दोनों के बीच की दूरी है R, ठीक है। मान लिया जाए ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर सेम चार्ज रहता तो रिपेल करता, ठीक है। अच्छा चलो, तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। मतलब इसमें साइन को नहीं लेंगे, ऐसे कहीं कहीं किताब में ऐसे करके मॉड भी डाला रहता है, तो ये मॉड का मतलब हुआ क्या, साइन नहीं लेना है। यहाँ निगेटिव भी रहेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही ना, ये चीज भी रहता है, ठीक है। तो ऐसे करके मॉड जैसा बनाते हैं। और यही जो चीज है, ये हमारा ये जो फोर्स है वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ उल्टा रिलेशन में होता है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ उल्टा रिलेशन में। अगर इस इक्वेशन को हम कंबाइन कर दें तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन क्या, आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है K Q1 Q2 बाय क्या, आर स्क्वायर। तो दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो F बराबर होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और जहाँ K है वो कूलम्ब का कांस्टेंट है और उसका वैल्यू होता है 9 × 10 टू द पावर क्या, 9। K बराबर 9 × 10 टू द पावर 9, और Q1 Q2 चार्ज है, आर स्क्वायर है। विदाउट साइन, ये बात ध्यान रखना है, इसको विदाउट साइन रखना है, ठीक है। साइन इसमें हम लोग पुट नहीं करेंगे, ये इस तरीके से होता है, ठीक। अब इसी सब में सवाल सब ऐसा बन सकता है कि अगर दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस को आधा कर दे तो फोर्स कितना हो जाएगा ना। तो अगर इसको आधा करेंगे तो R/2 का स्क्वायर, तो R/4, 4 गुना। ये सब टाइप का भी सवाल होता है, बहुत तरह का सवाल इसमें बनाया जा सकता है। कूलम्ब्स लॉ को अगर डिफाइन करें तो ऐसे कर सकते हैं, वही कि दोनों चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर के साथ उल्टा रिलेशन में होता है। सिंपल एकदम, पूछता तो नहीं है इसका डेफिनेशन, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है दो चार्ज के बीच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है। दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों चार्ज के बीच की दूरी के स्क्वायर के साथ उल्टा रिलेशन में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो है ही, और उसके बाद हम लोग को ये वाला सारा डाटा में लिख सकते हैं, यही चीज़ ना। दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा वो यहाँ Q1 चार्ज, यहाँ Q2 चार्ज, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, बीच का दूरी या R है, तो ये जो फोर्स हुआ प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 और प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंबाइंड करेंगे तो Q1 Q2 बाय क्या, आर स्क्वायर, और इसी में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो K Q1 Q2 बाय क्या, आर स्क्वायर होगा, है ना। इसमें विदाउट साइन रखना है, विदाउट साइन रखना है चार्ज को, ठीक है। और इस K को बोलते हैं, K बराबर होता है 9 × 10 टू द पावर 9, ये कहलाता है कूलम्ब्स कांस्टेंट। जैसे 9th क्लास में पढ़े थे, दो मास है M1 M2, दोनों के बीच की दूरी है R, तो फोर्स लगता है G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। वैसे यहाँ पे दो चार्ज है Q1 Q2, उनके बीच जो फोर्स लगेगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये इस तरीके से फोर्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसी में अगर आगे हम लोग बात करें, क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, जैसे 2025 में इस साल बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था कि द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज मेड हाफ, यदि दो चार्ज के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, ठीक है, तो मेड हाफ, एंड वन ऑफ द चार्जेस इज आल्सो हाफ, और दोनों में से कोई एक चार्ज को भी आधा कर दिया जाए, तो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू विल बिकम एज कंपेयर टू प्रीवियस वैल्यू। तो पिछला वैल्यू का कितना गुना हो जाएगा, कैसा हो जाएगा फोर्स। जैसे मान लिया जाए
इसका अगर सॉल्यूशन करें तो ये नहीं सवाल कह रहा है कि अगर एक चार्ज है यहाँ, एक चार्ज है यहाँ, बीच की दूरी है जैसे मान लिया जाए कि r है, तो क्या किया जाए कि अभी जो फोर्स लग रहा है वो कितना k q1 q2 बाय क्या r स्क्वायर। नाउ अब क्या किए हैं, दोनों के बीच की दूरी को आधा कर दिए, बीच की दूरी r/2, और एक चार्ज को भी आधा कर दिए, यही ना बोला, यानी कि q1 जो है एक चार्ज उसको भी आधा कर दिए, और दोनों के बीच का जो दूरी है उस दूरी को भी क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो अब नया वाला फोर्स क्या होगा, तो नया वाला जो फोर्स होगा, न्यू वाला जो फोर्स होगा, फॉर्मूला तो कहता है k इंटू पहला चार्ज q1/2 इंटू दूसरा चार्ज अब बटे दूरी है r/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा k इंटू q1 इंटू q2 के बटे में 2 तो है ही, ये वाला 2, और टोटल के बटे में हमारा क्या है r²/4, ये 2 को बटे में यहाँ लिखे हैं। अच्छा, तो ये 2 नीचे चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा k q1 इंटू q2 भागा 2 गुना में r², ये 4 ऊपर चला, 4 से ये कट गया कितना बार में, 2 बार में, 2 गुना k q1 q2 अपन क्या r²। तो वो तो पुराना वाला फोर्स है ना, ये ओल्ड पुराना वाला फोर्स, तो ये जो नया फोर्स आया वो 2 गुना पुराना वाला फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग को एक बात समझना है, जैसे कि नोट में एक बात कि अगर ये जो हम लोग लिखते हैं ना कि एक चार्ज है यहाँ q1, एक चार्ज है यहाँ q2, और बीच की दूरी है r, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है F बराबर k q1 q2 अपॉन r², ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में एयर या फिर वैक्यूम है, दो चार्ज के बीच में अभी क्या है, एयर या फिर वैक्यूम है, तब ये फोर्स लगता है, ठीक है। अगर कुछ और इसकी जगह आ जाएगा तो फोर्स बदलेगा, उस पर चर्चा करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल हम लोग समझे जैसे कि अगर q1 q2 दो चार्ज है, बीच की दूरी है क्या r, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को चाहें तो F बराबर इस k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, लेकिन इस k को और भी कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 इंटू q2 अब भागा r²। ये q1 q2 तो गुना में ही है ना, सब तो गुना में ही है। अच्छा, तो हम लोग इस F बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r²। अब एक बात ध्यान रखना है, k को हम लोग इस तरीके से लिखे, इसमें k का मान क्या है 9 इंटू 10⁹, तो यानी कि ऐसा लिख सकते हैं k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10⁹। अच्छा, एक चीज यहां पे एक बात ध्यान रखना है कि 4 और पाई तो चलो ठीक है, 4 ही है, पाई का मान 22/7 3.14। अच्छा, लेकिन ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इस एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस ना, एयर या वैक्यूम या खाली जगह जो है उसका परमिटिविटी बोला जाता है, यानी दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसको कितना परमिशन दे रहा है, उनके बीच का जो खाली जगह है यानी कि जो हवा है वो कितना अलाउ करता है फोर्स को लगने के लिए, वही एक फैक्टर है छोटा सा। अच्छा, इसका वैल्यू एक होता है क्या, इस एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है, ये कोई किसी को याद है, हाँ वेरी गुड, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये इसका वैल्यू होता है। अच्छा, इसका यूनिट भी होता है, जैसे एप्सिलॉन नॉट को अगर हम लोग इधर भेज दें तो फोर्स इधर आ जाएगा, तो ये चार्ज है दोनों, तो कूलम्ब इसका यूनिट हुआ, इसका भी कूलम्ब यूनिट हुआ, तो कूलम्ब स्क्वायर अब बटे में ये इधर गया फोर्स के लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर,
कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से, अगर इसका हम चाहें तो डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, इसी का अगर हम लोग चाहें तो डायमेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका डायमेंशन करना होगा तब ये एक बार जेई में पूछा है, जेई मेंस में पूछा है। ठीक है, प्लस उसके बाद इसका ये SC वर्मा में भी है किताब में, फिर उसके बाद और कहाँ बोर्ड वोर्ड में भी रहता है ये सब, बोर्ड के लिए हो सकता है कि कहीं पूछ दे। ठीक है, प्लस बोर्ड वगैरह में भी पूछ सकता है ये चीज़। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन अगर फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, चूंकि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, Q1 इंटू Q2 भागा R²। अच्छा, तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा और F इधर आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू क्या F यानी कि फोर्स, ऊपर में Q1 इंटू Q2 अब भागा क्या है यहाँ R²। इतना तो ठीक है। इसके बाद आगे देखो क्या क्या कर सकते हैं। आओ, जैसे एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई F गुना में Q1 इंटू Q2 अब भागा R² है ना। तो ये जो कांस्टेंट, ये जो संख्या जो है, 4 भी संख्या, ये 22/7 भी एक नंबर है, तो उन सब का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है डायमेंशन, तो 1 उस सबको इग्नोर कर देंगे। 1/4 इंटू ऊपर में क्या है, चार्ज गुना चार्ज, चार्ज का स्क्वायर, अब बटे में ये डिस्टेंस ना, डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो 1/4 का डायमेंशन 11th क्लास में लोग को याद कराया जाता है mLT⁻²। ये सब कोई पढ़े हो डायमेंशन, सब सुने हो थोड़ा बहुत भी कभी 11th में? तुम पढ़े हो 11th में? नहीं पढ़े हो, अच्छा ठीक है, बता देंगे। चार्ज का डायमेंशन 80 गुना में यहाँ पे क्या होता है, ये 80 भागा डिस्टेंस यानी लंबाई, लेंथ का स्क्वायर L²। अच्छा बताया था डायमेंशन है ना, 80। तो ये A गुना A² T², अब भागा नीचे में ये M है, L² और L का पावर 3 T का पावर -2। पहले तो CBSE में नहीं पूछता था डायमेंशन, अब CBSE में इस साल 2025 में देखे हैं कि पूछा है डायमेंशन, तो इसलिए डायमेंशन काम का चीज है। तो M नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो M नीचे से ऊपर जाएगा तो M का पावर -1, L नीचे से ऊपर जाएगा तो L का पावर -3, और T नीचे से ऊपर जाएगा तो -2 तो यहाँ है ही, -2 तो यहाँ है ही, ऊपर जाएगा तो +2। अच्छा, T का पावर ये क्या हो गया, +2, नीचे से ऊपर भेज दिए। अच्छा, बाकी ये दोनों तो है ही, A² और क्या T², ये सब तो है ही ना। अच्छा ठीक है, ये ऐसे पुना लिखते नहीं है, यहाँ लिखा गया, चलो ये है T², ये ऐसे। इसमें एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन आया इसको अच्छे से लिखे तो M का पावर -1, L का पावर -3, T का स्क्वायर और एक और T है यहाँ, T का स्क्वायर और एक और T², तो T का पावर 4 हो गया। और ये क्या है, तो ये इसका डायमेंशन होता है। ठीक है, तो ये सब चीज जो है काम का डायमेंशन निकालना, अगर किसी को मान लिया जाए एकदम साफ नहीं पढ़ा हुआ है तो तुम चाहो तो सुबह में 9 से 10 से क्लास चल रहा है डायमेंशन का, उसको कर सकते हो, या फिर हम एक लेक्चर दे देंगे, ठीक है, उससे डायमेंशन कर देना। 11th का जरूरी है, 11th वाला चीज़ थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा डायमेंशन। 10 मिनट उस वीडियो का सिर्फ 10 मिनट देखोगे हो जाएगा। अच्छा, तो ये सब डायमेंशन वगैरह ये सब चीज़ का बातचीत हुआ। तो हम लोग बस यही जब जाने कि दो चार्ज है Q1 Q2, एयर है अगर उनके बीच, तो जो फोर्स लगता है वो कितना, K/Q1 Q2/R²। ठीक है। अच्छा, आगे एक सवाल है कि अगर दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम रख दिया जाए तो क्या होगा। दो चार्ज के बीच में अगर क्या किया जाए, कोई
मीडियम रखा जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो कभी भी अगर दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम लाएंगे, कोई एक चीज़, तो मटेरियल क्या करेगा, उन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को थोड़ा कम कर देगा। नहीं, ऐसा फील कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि अगर मान लिया जाए यानी कि इन एयर में तो Q1 है, Q2 है, ठीक है। और अभी जो है वो r डिस्टेंस है, एयर है, यहाँ एयर या वैक्यूम है, तो जो फोर्स लगता है एयर में, वो फोर्स तो लगेगा कितना, K Q1 Q2 बाय क्या, R²। हाँ, अच्छा। बाद में यदि हम लोग इसको किसी मीडियम में डुबा दें, यानी कि पानी वानी में अगर मान लिया जाए डुबा दें, दोनों चार्ज को लेके गए क्या चीज़ में, पानी में डुबा दिए, तो दो चार्ज के बीच में पानी है अगर, तो फोर्स पे असर पड़ेगा इसका, और फोर्स मेरा थोड़ा कम हो जाएगा। तो फोर्स जो असर पड़ेगा, तो जैसे बाद में अगर हम लोग क्या करें, इसको किसी मीडियम में डुबा दें, इन एनी मीडियम, तो किसी मीडियम में डुबा देंगे, तो अब जो होगा Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, बीच की दूरी R है, और यहाँ पे अगर कोई मीडियम ले ले ऐसे करके, इसी में इसको डुबा दिए, ठीक है। ये कोई मीडियम की जगह पे यहाँ पे मीडियम, यानी कि दो चार्ज के बीच में, दोनों चार्ज के जोड़ा को या तो पेट्रोल से भरा बर्तन है, पेट्रोल में डुबा दिए, या फिर पानी में डुबा दिए, या फिर किसी भी केरोसिन, डीजल या किसी भी चीज़ में डुबा दिए, किसी मटेरियल में। तो डुबा देंगे तो अब क्या होगा, दोनों चार्ज के बीच में कुछ आ गया, तो अब फोर्स थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। फोर्स जो होगा वो हमारा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि फोर्स विल डिक्रीज, ठीक है। और जो फोर्स घटेगा हमारा, वो घट करके कितना हो जाएगा किसी मीडियम में, तो अब जो फोर्स घटेगा वो हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R²। तो ठीक है, इसमें एक टर्म आ जाएगा एप्सिलॉन R, टोटल जितना हवा में लग रहा था ना उतना भागा उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक टर्म आ जाएगा एप्सिलॉन R, जो फोर्स को कम करेगा। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी इस पर विचार करेंगे। जैसे मान लिया जाए अगर दो चार्ज के बीच में पानी आ जाए, तो ऐसा होता है कि अब जो फोर्स लगेगा पानी के आने से, वो पहले जितना हवा में लग रहा था उतना भागा 80 लगने लगता है। टेस्ट करके देखा गया अलग अलग मीडियम को, जैसे कि ये तो शुरू में ही टेस्ट कर लिया गया कि अगर दो चार्ज के बीच में अगर दो चार्ज को हवा में रखे हैं तो फोर्स जो लगेगा वो कुछ आया। अब उसी सेम दूरी को मेंटेन करते हुए सेम चार्ज को अगर हम लोग पानी में डुबा दें, तो उनके बीच अगर पानी आ गया है ना, तो अब जो फोर्स लगेगा ना, वो फोर्स मेरा हवा के तुलना में 80 गुना कम लगेगा, यानी कि जितना लग रहा था उतना भागा 80। अच्छा, तो नॉइज देख रहे थे कि नॉइज आ रहा है कि नहीं, ठीक है, नहीं आ रहा। तो आगे एक चीज और है कि जैसे कि अगर मान लिया जाए, उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया कि पानी जो है ना, पानी के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया 80, क्योंकि वो 80 गुना कम करता है फोर्स को। उसी तरह से यदि उदाहरण के लिए मान लिए कि पेट्रोल 12 गुना फोर्स को कम करता है, यानी दो चार्ज के बीच में अगर पेट्रोल डालते हैं तो अब फोर्स हवा में जितना लग रहा था उतना भागा 12 लग रहा है, तो पेट्रोल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 12 हो जाएगा। अगर दो चार्ज के बीच में मान लीजिए केरोसिन है और वो मान लेते हैं कि 18 टाइम्स फोर्स को कम कर रहा है, तो अब जो फोर्स लगेगा, पहले लग रहा था अगर K Q1 Q2 बाय R², तो अब दोनों के बीच केरोसिन आने से अब फोर्स लग जाएगा K Q1 Q2 बाय R² के बटे में 18। तो हम किस मीडियम में डाल रहे हैं, ठीक है, उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना होगा उतना से हमको भाग देना पड़ेगा, और सबका नाप करके रख दिया गया है। हमको जब कोई सवाल देगा तो उसमें बता देगा, जैसे कि तो हम लोग एक मीडियम में डुबा दिए हैं दो चार्ज को, और उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, तो अब फोर्स कितना लगेगा, तो K Q1 Q2 बाय R² के बटे में 6 ना, के बटे में क्या 6, ऐसे करके हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं। ये उसका क्या हो जाता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यानी कि जो फोर्स लगता है किसी भी मीडियम में, तो वो कितना लगता है भैया, फोर्स जो एयर में लग रहा है भागा एप्सिलॉन R, रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग चाहें तो
तो और ऐसे करके भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसी चीज को हम लोग चाहें तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एप्सिलॉन आर इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो यानी कि एप्सिलॉन आर बराबर फोर्स इन एयर भागा क्या, फोर्स इन मीडियम। ऐसे एक्चुअल में एप्सिलॉन आर हमको यही बताता है कि हवा के तुलना में वो पार्टिकुलर मीडियम फोर्स को कितना गुना कम करेगा। एप्सिलॉन आर अगर किसी मीडियम का एप्सिलॉन आर अगर 17 है तो उस मीडियम के आ जाने से फोर्स हमारा हवा के तुलना में 17 गुना कम हो जाएगा करेगा। जितना फोर्स लग रहा है हवा में Q1Q2/r² भागा 17 इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें डिटेल का बात हो गया। एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी यानी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हवा में लगने वाले फोर्स और मीडियम में लगने वाले फोर्स का रेशियो है। ये तो यही है ना, क्या है, हवा में लगने वाले फोर्स और मीडियम में लगने वाले फोर्स का रेशियो। ये हमको बताता है कि हवा की तुलना में उस पार्टिकुलर मीडियम के आ जाने से फोर्स कितना गुना कम हो जाया करेगा। ठीक है, हर सब का नाप करके लिख दिया गया है। रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। क्या डिफाइन है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इज द रेशियो ऑफ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन क्या, टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का रेशियो होता है। सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस इन द मीडियम नॉन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। मतलब क्या ध्यान रखना है कि दो चार्ज है उसको हवा में रखें, जितना दूरी पे मीडियम हवा में रखे हैं उतनी दूरी पे मीडियम में रखना है। जो दो चार्ज लिए थे हवा में वही दो चार्ज को मीडियम में भी रखना है। सेम चार्ज को सेम डिस्टेंस पर हवा में रखते हैं तो जो फोर्स लगता है भागा सेम चार्ज को सेम दूरी पर मीडियम में जो रखते हैं तब जो फोर्स लगता है, यही रेशियो हमको एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट देता है। ठीक है, यही इसको लिखा हुआ लैंग्वेज में, इसको याद करेंगे तो फायदेमंद है। ठीक है, कुछ मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसके लिए हम लोग चाहे तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू फोर्स इन क्या, एयर भागा क्या, फोर्स इन मीडियम, है कि नहीं, ऐसा चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर बात करें हम लोग तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ मीडियम का होता है, जैसे कि वाटर का 80, एयर का 1, मेटल के लिए इन्फानाइट और ऑर्गेनिक ऑयल का 4 से 50 के बीच में होता है। मेटल का इन्फानाइट है, इसका मतलब दो चार्ज के बीच यदि मेटल आ जाए तो फोर्स को इन्फानाइट टाइम्स कम कर देगा, यानी कि फोर्स हो जाएगा 0 ना। अगर मेटल आ जाएगा दो चार्ज के बीच में तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, हवा का लगने वाला फोर्स यानी Q1Q2/r² भागा इन्फिनिटी, तो 0 हो जाता है ना। तो अगर दो चार्ज के बीच में अगर मेटल आ जाएगा ना, मोल्टेन एल्युमिनियम है, अगर पिघला हुआ एल्युमिनियम है, उसमें अगर दोनों चार्ज को डाल देंगे तो उनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो मेटल जो होता है फोर्स को पूरी तरीके से दोनों चार्ज के बीच एकदम बिल्कुल नहीं लगने देता। ठीक है, इस पे आधारित अगर हम लोग एक क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2025 में इसी साल पूछा हुआ है। क्या ऑन इंसर्टिंग अ डायलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच अगर हम लोग कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम को डाल देते हैं, ठीक है, क्या लिखा, ऑन इंसर्टिंग अ डायलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस इन एयर द वैल्यू ऑफ रिपल्सिव फोर्स विल बी, दो पॉजिटिव चार्ज है उनके बीच रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, एयर में रखा हुआ है, और अगर हम लोग क्या करें इन दोनों के बीच में कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे तो क्या होगा, तो उनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम डाल देंगे तो उनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है कि नहीं। इसके बाद आगे हम लोग को ये एक क्वेश्चन है जो करना है। ये क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है, 24 का क्वेश्चन है। साथ ही साथ ऐसा क्वेश्चन है कि इसका ऑब्जेक्टिव जो है बोर्ड में भी दिया जा सकता है। ठीक है, ऐसा है क्वेश्चन इसका। ठीक है, अच्छा, पेज में बनाना है। क्या बोल रहा है कि इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड विथ डिस्टेंस t, Q1 और Q2 दो चार्ज है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, t है।
एंड प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, और उनको एक मीडियम में रखा गया है जिस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एप्सिलॉन आर है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, कि एक चार्ज यहां पर है जैसे Q1, अच्छा यहां पे एक चार्ज है Q1 और यहां पे एक चार्ज है Q2, ठीक, और इसमें क्या है कि दोनों को एक मीडियम में डाल दिया गया है, दोनों चार्ज के बीच में क्या है, एक मीडियम है, और ये जो थिकनेस है इसका मीडियम का ना, यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, टी तो हमारा डिस्टेंस है, यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस इन क्या, मीडियम, डिस्टेंस इन मीडियम। अच्छा ठीक है, ये मीडियम में डिस्टेंस है, ठीक है। इसी में आगे लोग यहाँ पे जगह का जरूरत था, जगह नहीं है, चलो कोई नहीं। तो मीडियम में डिस्टेंस इतना है, तो अभी इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स तो अभी हमारा कितना होगा, F बराबर Q1 इंटू Q2 अब बटे कितना लगेगा, Q1 Q2 बटे दूरी का स्क्वायर T स्क्वायर इंटू एक बात और है, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर दिया है, तो हम लोग एप्सिलॉन आर से भी यहां पे भाग देंगे। एयर में लगने वाला फोर्स भागा एप्सिलॉन आर, जैसे हम लोग पढ़े थे ना यहाँ पे, अगर थोड़ा देर पहले ये इसमें क्लास किए थे हम लोग एक, जिसमें कि जाने थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबके बारे में, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी सबके बारे में हम लोग इस टॉपिक में हम लोग यहाँ पर बात किए थे कि जो मीडियम के आ जाने से जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर जितना लग रहा था हवा में, अब भागा क्या, एप्सिलॉन आर। यानी कि अगर इसको, ये तो हवा में लगने वाला फोर्स भागा एप्सिलॉन आर है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे Q1 Q2 अब भागा क्या, आर स्क्वायर और क्या है, एप्सिलॉन आर। ये तो इधर डिवाइड में आ जाएगा ना, यही चीज तो था, यही था, है ना। अच्छा, तो इसी में हम लोग बात करते हैं यहां पर कि, ठीक है, तो अब एक चीज देखा जाए तो हमको दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा Q1 Q2 अब आई क्या, ये दूरी का स्क्वायर और ये क्या है, एप्सिलॉन आर डाल दिया, जो हवा में लगता है भागा एप्सिलॉन आर। अच्छा आगे इसी में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितना फोर्स आपको मीडियम में लग रहा है ना, उतना ही फोर्स लगे लेकिन हवा में, तो हवा में दूरी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि मीडियम में फोर्स जो लग रहा होगा तो जाहिर सी बात है हवा से कम फोर्स लग रहा होगा। अगर हम यहां से मीडियम को गायब कर दे, चार्ज को T दूरी पर ही अगर निकाल करके हवा में रखेंगे तो फोर्स अचानक बढ़ जाएगा, क्योंकि मीडियम था तो फोर्स घटा हुआ था। जैसे ही मीडियम छूमंतर हो गया तो क्या होगा, यहां पर फोर्स अचानक से बढ़ जाएगा, और हम चाहेंगे क्या कि अरे फोर्स बढ़ गया है हवा में, मीडियम हटा दे, हवा में दूरी कितनी होनी चाहिए सेम फोर्स के लिए, तो मीडियम अगर हटा दे तो दोनों चार्ज के बीच जो इतना फोर्स लग रहा था, अब फोर्स का मान बढ़ जाएगा। हम चाहेंगे क्या कि फोर्स मेरा मेंटेन रहे, उतना ही लगे हवा में, क्योंकि मीडियम तो विरोध करने के लिए बचा नहीं। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच की दूरी को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मीडियम के कारण तो फोर्स कम लग रहा था ना, अगर मीडियम गायब कर देंगे, दोनों चार्ज के बीच में सिर्फ हवा रहेगा, तो अब जो फोर्स होगा वो तो बढ़ जाएगा, ज्यादा फोर्स लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को मेंटेन करने के लिए वापस से उतना ही जितना मीडियम की उपस्थिति में लग रहा था उतने लगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दोनों चार्ज के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे। यानी कि तो वही दूरी कितनी हो जाएगी, अब वही इक्विवेलेंट डिस्टेंस हमको बताना है कि मीडियम में जितना फोर्स लग रहा था T दूरी पे, तो सेम फोर्स लगे लेकिन हवा में, उसके लिए दूरी कितनी मेंटेन करने की जरूरत है। तो हम लोग उस पर अगर बात करें तो यहां पे एक चीज देखा जाए जरा सा, एक चार्ज यहां है Q1, एक चार्ज यहां है क्या, Q2, और बीच की दूरी मान लिए क्या है, x है, ये डिस्टेंस हमारा एयर में। तो अब जो फोर्स लगेगा हमारा एयर में, वो फोर्स हमारा कितना होगा, Q1 Q2 अब भागा क्या, x स्क्वायर, और बोल रहा है कि एयर में जितना फोर्स लग रहा है
x दूरी पे t दूरी पर मीडियम में उतना ही फोर्स लगे, तो हमको x बताना है। तो एयर वाला फोर्स और मीडियम वाला फोर्स को बराबर कर देंगे, तब उसके लिए हम लोग क्या x फाइंड कर लेंगे। तो मीडियम में t दूरी पर जो फोर्स लग रहा है वो बराबर है हवा में x दूरी पर लगने वाले फोर्स के। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इक्वेशन 2 और जो इक्वेशन 1 है दोनों को बराबर कर देंगे फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि फोर्स सेम लगे, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर इक्विवेलेंट फॉर द क्या सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हमको बताना है डिस्टेंस। तो फोर्स जो हमारा एयर में होगा बराबर फोर्स इन क्या मीडियम। अब इसको जरा सा सॉल्व करें अगर हम लोग, तो देखो तो यहां पे क्या क्या लिख सकते हैं। एयर का फोर्स कितना है भाई, के Q1 Q2 भागा एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 बाय एप्सिलॉन आर इंटू क्या टी स्क्वायर। तो यहां पर एक चीज देखो तो कुछ कुछ कटेगा, क्या क्या कटेगा, के Q1 Q2 के Q1 Q2 कट जाएगा। दोनों तरफ से पलट दें इक्वेशन को, तो जैसे ही दोनों तरफ से पलटेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलो या जो बोलो, या दोनों तरफ से उल्टा कर देते हैं, तो इधर एक्स स्क्वायर बराबर क्या, इधर एप्सिलॉन आर इंटू टी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर, ये कुछ नहीं तो बीच में क्या है, गुना है ना, यहाँ ये गुना का चिन्ह है, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू रूट अंडर एप्सिलॉन आर इंटू क्या है टी स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है, ठीक है। अब टी स्क्वायर में से क्या होगा, टी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी यहां पर ये बचा हमारा x बराबर टी रूट अंडर क्या एप्सिलॉन आर। तो यानी कि जो हमारा जो हवा में जो डिस्टेंस है वो मीडियम में t दूरी है, तो t इंटू रूट अंडर एप्सिलॉन आर बराबर हवा वाला दूरी। तो यानी कि ये कौन सा ऑप्शन आया, ए नंबर, टी रूट अंडर एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो यानी इससे हमको एक बात और पता चलता है, डिस्टेंस इन एयर बराबर होता है डिस्टेंस इन मीडियम इंटू रूट अंडर एप्सिलॉन आर ना। मीडियम वाला दूरी को यदि एयर वाला दूरी के इक्विवेलेंट हमको बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मीडियम वाला डिस्टेंस में मीडियम के रूट अंडर एप्सिलॉन आर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से गुना कर देंगे, तो हमको हवा वाला दूरी पता चल जाएगा। मीडियम वाले डिस्टेंस को हवा वाले डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है तो रूट अंडर एप्सिलॉन आर से गुना करना पड़ेगा। तो ये चीज है इस क्वेश्चन, जेई वाला ये क्वेश्चन था। अच्छा, इसी में फिर से आगे हम लोग बात करें फोर्स बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फोर्स बिटवीन क्या, टू चार्जेस इफ अ मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन देम, हम लोग बात कर चुके हैं। दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है मीडियम के मौजूदगी में, तो कितना लगता है, केस 1। जैसे अगर यहां पर एक चार्ज है Q1, ठीक है, और यहां पे एक चार्ज है Q2 और बीच की दूरी है मान लिया जाए R, और इनके बीच में क्या किए हैं, कोई मीडियम ला करके डाल दिया ऐसे, ठीक है, कोई मीडियम ऐसे डाल दिया, और इस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है। तो जो फोर्स लगेगा किसी भी मीडियम में वो तो कितना लगता है, एयर वाला फोर्स, हाँ, अब भागा क्या एप्सिलॉन आर, वेरी गुड। तो जो मीडियम में लगने वाला फोर्स है, एयर में लगने वाला फोर्स यानी कि के Q1 Q2 अब भागा आर स्क्वायर तो लगता ही है कि बटे में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आर, यानी कि मीडियम में लगने वाला फोर्स बराबर के Q1 Q2 अब भागा एप्सिलॉन आर इंटू क्या आर स्क्वायर। तो ये जो है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये तो हमारा क्या हो गया, एयर में लगने वाला फोर्स अब भागा क्या एप्सिलॉन आर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका। अच्छा, ये इस स्थिति में फॉर्मूला आता है। इसी के को हम चाहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। तो कहीं पर अगर ये फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ मिले 1/4 पाई एप्सिलॉन, के को ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। अच्छा, ऊपर में तो Q1 इंटू क्या है Q2 अब भागा क्या है ये आर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन आर को यहां बटे में ही है ना,
एप्सिलॉन आर जहां था वहीं रख दिए, Q1 Q2 को भी और आर स्क्वायर को भी वैसे छोड़ दिए, खाली के को क्या लिखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज हम लोग ऐसा किए। एक सिचुएशन और होता है, ठीक है, इसी में फिर बात सवाल चला गया, इसमें एक चीज और है, केस 2। अगर मान लिया जाए एक चार्ज यहां पर दिया है Q1, एक चार्ज यहां पे दिया है Q2, और दोनों के बीच की दूरी हम लोग मान लिया जाए x है ना, या फिर d दूरी है दोनों के बीच, ठीक। और इसमें क्या किए हैं, ऐसा अगर कभी सिचुएशन रहे कि दोनों के बीच की दूरी d है और इनके बीच कोई ऐसे करके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर वाला कोई मीडियम लेकर के आ गया। यहां पे तो दोनों चार्ज के बीच का जो मीडियम था वो मीडियम क्या है, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा, पूरी तरीके से डुबाया हुआ है, तब तो ठीक है, ऐसा चल जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए सिर्फ थोड़ा सा दूरी में आए, यानी कि इनके बीच का थिकनेस क्या है T, और इसका रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या एप्सिलॉन आर, सिर्फ T थिकनेस वाला कोई स्लैब रख देंगे अगर दो चार्ज के बीच में, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा, लगेगा फोर्स। उसका अगर बात करें तो ऐसी स्थिति में जो फोर्स लगता है, देखो अभी हवा में डिस्टेंस कितना है, यहां पे अगर हम लोग बात करें T है, हाँ, डिस्टेंस इन, रुक जाओ, मीडियम, पहले मीडियम में जो डिस्टेंस है वो तो है हमारा क्या, T, ठीक है। अच्छा, और एक बात, डिस्टेंस इन एयर की अगर बात करें तो देखो D में से T को घटा देंगे तो बाकी बचा, ठीक है, D माइनस क्या T, तो बाकी जो बचा है वो क्या है, एयर वाला डिस्टेंस। ये पूरा हवा में कितना दूरी है, पूरा D में से क्या करेंगे, T वाला हिस्सा को घटाएंगे तो बाकी जो बचा वो हमारा हवा में है, और जो T दूरी है वो क्या चीज में, मीडियम में। अभी अभी हम लोग एक क्वेश्चन किए जिसमें हम लोग मीडियम वाला दूरी को अगर रूट अंडर एप्सिलॉन आर से गुना कर दे तो वो हवा वाला दूरी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जेई 2023 और 24 दोनों में क्वेश्चन पूछा है। ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, पॉपुलर भी है, ठीक है। तो अच्छा, हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसी स्थिति में ये मीडियम में जितना दूरी है उस दूरी को हवा वाला दूरी में कन्वर्ट करेंगे, तो टोटल दूरी जो हवा में हो जाएगा वो ये वाला दूरी तो है ही हवा में, और प्लस मीडियम वाले दूरी को भी क्या कर लेंगे, हाँ, हवा में बदल, हवा वाला दूरी में बदल के जोड़ देंगे, और उसके बाद हवा वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो नॉर्मल जो लगता है। तो फोर्स इन एयर जो लगता है वही फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, फोर्स इन एयर वाला ही लगाएंगे यहाँ पर। और ऐसा इसीलिए किए के Q1 Q2 बाय क्या, हाँ, वही नॉर्मल वही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे जो देखो तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो हवा में डिस्टेंस कितना है, D माइनस टी। अच्छा, उसके बाद बाकी जो मीडियम में डिस्टेंस है उसको हवा वाला डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, T रूट अंडर एप्सिलॉन आर से गुना करके। अब ये टोटल डिस्टेंस हवा में आ गया, उसका स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही ना कहता है के क्यू बटे दूरी का स्क्वायर, के क्यू बटे क्या, तो सबसे पहले मीडियम वाला दूरी को यदि रूट अंडर एप्सिलॉन आर से गुना करते हैं तो वो हवा वाला दूरी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब फिर तब हवा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल डिस्टेंस हवा में कितना हो गया, के Q1 Q2 तो ठीक ही है, और जो हवा में डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो हवा में डिस्टेंस हमारा D माइनस टी तो था ही, और बाकी जो T वाला था उसको भी हवा वाला में कन्वर्ट कर लिए। तो ये एक इस तरीके से चीज हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ये एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर, इस पर भी, हाँ, एप्सिलॉन भी होता है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन वगैरह भी है, वो सब चीज भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलो पहले इस पर भी बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा। एक चीज और यहाँ पर एक बात थोड़ा सा नोट डाउन करना है, क्या चीज खास बात है, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि जो फोर्स लगता है जो मीडियम में, ठीक है, वो फोर्स कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू
Q1 हाँ Q2 अब बाय क्या आर स्क्वायर। ये अभी बात किए। अभी जो है दोनों चार्ज के बीच में अगर मान लिया जाए यहाँ पे एक Q1 है, यहाँ पे एक Q2 है, इसके बीच में कोई मीडियम इस तरीके से रखा हुआ है आर दूरी पे, इसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो ये हो गया। अच्छा एक बात ध्यान रखना है, अगर दो चार्ज के बीच में सिर्फ एयर मौजूद है, ठीक है, Q1 है Q2 है, ठीक है, सिर्फ एयर है, तो जो फोर्स लिखते हैं एयर में वो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी एयर का परमिटिविटी जिसका मान होता है कितना 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अच्छा इंटू Q1 इंटू Q2 अब भागा क्या आर स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा ठीक है, इतना हम लोग करके हल कर लेते हैं। उसके बाद फिर अगर मान लिया जाए दूसरा सिचुएशन में अगर हमको वाटर रखा हुआ हो यानी कि पानी, ठीक है, तो यहाँ पे एक Q1 चार्ज है, यहाँ पे क्या है Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच में क्या है वाटर है, ठीक है। तो अब जो फोर्स लगेगा वाटर में वो कितना लगेगा 1/4 पाई। अब देखो हवा था तो हवा का परमिटिविटी यहाँ लिखे, अगर पानी रहेगा तो पानी का परमिटिविटी लिखेंगे एप्सिलॉन डब्ल्यू। एप्सिलॉन का मतलब बोलने का मतलब किसी मीडियम का, और एप्सिलॉन डब्ल्यू मतलब वाटर मीडियम का। एप्सिलॉन डब्ल्यू मतलब किसका वाटर, आई नॉट लिखने का मतलब हवा का। अच्छा अगर पेट्रोल रहेगा तो एप्सिलॉन पी भी बोल सकते हैं, या एप्सिलॉन भी अगर बोल दिए कि हाँ भाई ये पेट्रोल का है तो नहीं। हवा था तो हवा का परमिटिविटी यहाँ डाले बढ़िया से, पानी रहेगा तो पानी का परमिटिविटी डालेंगे, गुना में Q1 इंटू Q2 भागा क्या करेंगे आर स्क्वायर। अच्छा उसी तरीके से अगर पेट्रोल रहेगा तो यहाँ पेट्रोल का परमिटिविटी डाल देंगे, अगर केरोसिन रहेगा तो केरोसिन का, डीजल रहेगा तो डीजल का। लेकिन एक चीज नोटिस ये किया गया कि बार बार इसका जो डाटा आ रहा था ना वो थोड़ा सा यहाँ पे, अब देखो ना हवा का एप्सिलॉन नॉट, हवा के लिए ये परमिटिविटी का मान इतना है, पानी के लिए आ रहा था कितना तो 80 गुना इतना, तो 80 गुना इतना करोगे तो कोई अटपटा सा डाटा आएगा ना 88 64 यानी कि 6 पॉइंट कुछ क्या क्या आएगा ना वैसा। तो फिर बनाने वाले साइंटिस्ट को एक क्या ये समझ में आया कि अगर इस तरीके से अलग अलग कर करके देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा याद करना सबका अलग अलग। तब हमको जैसे हवा का याद किए ना इतना लंबा, वैसे हमको पानी का भी याद करना पड़ता है, नहीं याद करना पड़ता, पानी का कुछ होता तो उसको याद करता। तो उसको आसान बनाने के लिए एक चीज बनाया गया यहाँ पे इसको थोड़ा सा ओपन करके इस तरह से ये पता चला है कि जो वाटर का जो परमिटिविटी होता है वो हवा के परमिटिविटी का 80 गुना है। हाँ तो यानी कि इसको जब थोड़ा सा और खोल करके अगर लिखोगे तो यही चीज वाटर का इस तरह से लिखाएगा 1/4 पाई इंटू हवा का परमिटिविटी जितना होता है ना उसका 80 गुना परमिटिविटी होता है किसका वाटर का, यानी 8.85 इंटू 10⁻12 गुना 80, ये देखा गया उसका। अच्छा ठीक है, और बारीक उसको थोड़ा सा तोड़ा गया, सिंपल बनाने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। और यही 80 गुना हवा का परमिटिविटी किसका परमिटिविटी कहलाएगा वाटर का। अच्छा मान लिया जाए उदाहरण के लिए अगर पेट्रोल का परमिटिविटी इससे 12 गुना है ज़्यादा है, किसी का परमिटिविटी 18 गुना है, किसी का परमिटिविटी 22 गुना है, तो उन सब को 18 गुना है 22 गुना है 80 गुना है उसको ही नाम दे दिया गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसको नाम क्या दे दिया गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और उसको एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं। तो यही जो ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला टर्म मेरा क्या है एक्चुअल में एप्सिलॉन आर है, ये वाटर का है। अच्छा गुना में क्या Q1 इंटू Q2 अब भागा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक बात हमको नोटिस करने वाला चीज ये हुआ कि एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर करेंगे तो हमको किसी मीडियम का परमिटिविटी मिलेगा। ये इसी को ना खोल करके क्या किए हम लोग, इसी को ना ये लिखे हैं, यानी कि किसी भी देयरफॉर क्या लिख सकते, किसी भी मीडियम का, अगर वाटर है तो वाटर का, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी बराबर होता है हवा का परमिटिविटी गुना उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जैसे कि मान लिया जाए अगर पानी के लिए बात करेंगे तो पानी के लिए ये जो होगा वो कितना होगा 8.85 इंटू 10⁻12 गुना 80।
ठीक है, इसी पे आधारित ऑब्जेक्टिव भी पूछा है कभी कभी। अगर यहाँ से एप्सिलॉन आर का मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन। ये सिंपल एप्सिलॉन एम या फिर एप्सिलॉन भी लिखते हैं लोग, अगर हम इसको चाहें तो एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर यहाँ क्या एप्सिलॉन आर है ना, ये है ना ऐसे। अच्छा, यही चीज तुमको कभी कभी बुक वगैरह में ऐसे भी दिखाई देगा। खाली एप्सिलॉन लिखने का मतलब हो गया एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ये क्या है एप्सिलॉन नॉट। ये खाली एप्सिलॉन लिखे मतलब हम मीडियम के परमिटिविटी की बात कर रहे हैं। खाली एप्सिलॉन भी लिखा हुआ दिख सकते हैं, या एप्सिलॉन एम भी लिखा हुआ किसी किसी किताब में मिल जाता है। ठीक है, अड़ियंत वगैरह का किताब पढ़ोगे और सब भी तो, अच्छा तो ऐसे करके। तो इसमें बात ध्यान रखना, एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर को नाम क्या दे देते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, ऐसे करके। इस पर आधारित भी एक बार ऐसे तो बिहार बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो वो हम बताते हैं। तो ये हम लोग अभी क्या बात किए, ये जो क्वेश्चन किए कि मीडियम वाले डिस्टेंस को एयर वाले डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है तो रूट अंडर एप्सिलॉन आर से गुना कर दीजिए। उसके बाद फिर क्या, ये यहाँ पर जाने कि दो चार्ज के बीच अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो जो फोर्स लगेगा वो k/1 q/2 आर स्क्वायर भागा में एप्सिलॉन आर, उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट सवाल में दिया रहेगा, वो हम लोग डाल देंगे। अच्छा, इस पर यहाँ पर इसी में अगर बात करते हैं मीडियम वाला ये सब चीज़ बता करके इसमें सिर्फ यही बताना चाहे कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, या फिर ये तो वही है ना, एप्सिलॉन बराबर क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, एप्सिलॉन नॉट। यही एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर को क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन खाली भी बोलते हैं मीडियम का। अच्छा, इसी में फिर आगे बात करेंगे। तो देखो क्वेश्चन सब कैसा पूछा जाता है, अगर उस पर हम लोग बात करें तो जैसे बिहार बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, सबका अपना अपना अलग अलग लेवल है। तो जैसे द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है। ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है। ठीक, फिर देखो बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन क्या पूछा 2021 का कि द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर। तो कुछ मीडियम का हम लिखाए जब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे कराए थे कि कुछ मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सब मीडियम। ठीक है, तो उसमें हवा वगैरह का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था याद है, 1 होता है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग किए भी थे शायद, पता नहीं कहाँ गया। हाँ, यहाँ पे जाने थे। एयर का के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है वो एयर के लिए 1 होता है, वाटर के लिए 80, मेटल के लिए इनफाइनाइट। ये सब चीज हम लोग बात किए थे। ठीक है, तो वाटर के लिए तो 80 हो गया, और फिर अगर एप्सिलॉन आर का मान एयर के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एयर के लिए 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर बात करते कि एप्सिलॉन आर जो है वो बराबर अभी हम लोग पढ़े एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, अभी पढ़े ना, चूंकि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या एप्सिलॉन आर, इसीलिए एप्सिलॉन भागा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर। अभी हम लोग पढ़े। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारा टाइप का है। अब ये देखो जैसे सीबीएसई का एक क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क्स वाला। ठीक, तो इसमें क्या पूछा कि 2 पॉइंट चार्जेस है हैविंग इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो 2 पॉइंट चार्जेस है हैविंग इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस, एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। तो व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय देम इफ दे आर हेल्ड इन वाटर एट द सेम डिस्टेंस। तो यानी कि इसमें अगर हम लोग जरा सा सोचे तो 2 चार्ज है, दोनों एक जैसा चार्ज है, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा है हमारा, ठीक है, टू सेपरेट 1 मीटर एक्सपीरियंस फोर्स 8, व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय देम इफ दे आर हेल्ड इन वाटर। अच्छा, तो यानी कि जो एयर में जो अभी फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 8 न्यूटन। ठीक है, और बोला कि अगर इसको हम वाटर में लेकर के चले जाए तो फिर फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो चूंकि हम लोग एक बात जानते हैं और इस वाटर का के ऑफ वाटर 80 मतलब एप्सिलॉन आर 80 दिया हुआ है, और गिवन क्या है, एप्सिलॉन आर बराबर क्या दिया हुआ है, 80। तो हम लोग जानते हैं फोर्स इन मीडियम यानी कि फोर्स इन क्या, वाटर, या फिर फोर्स इन मीडियम बराबर क्या होता है, फोर्स इन एयर भागा क्या, एप्सिलॉन आर। तो जो वाटर में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो एयर में फोर्स कितना लग रहा है, 8 न्यूटन,
भागा एप्सिलॉन आर कितना है 80, तो 8 भागा 80, हाँ तो ये कट गया तो 1/10 यानी कि क्या 0.1 इतना न्यूटन। ये सिंपल सा 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछा था वो चीज है, ठीक है। उसके बाद ये देखो बिहार बोर्ड 2011 में एक क्वेश्चन पूछा है लेकिन 5 मार्क्स वाला है। ये एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इसमें क्या चीज है कि एक तो ये जो क्वेश्चन है इस पर आधारित क्वेश्चन, इस टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन मेडिकल वगैरह में भी रहता है, ठीक है, जेई में भी रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन को 5 मार्क्स वाला पूछ दिया था कब 2011 में बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस पे हमको थोड़ा सा 11th वाला कॉन्सेप्ट सबका भी जरूरत पड़ेगा। फिर ये भी है एक क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में 2018 में पूछा था, जबकि ये 2009 में जेई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस पे दिमाग लगाते हैं, ठीक है। चलो देखो अब इसी में क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। इसमें जो है हमको कॉन्सेप्ट जो यूज़ करना है वो 11th का कुछ चीज़ का इस्तेमाल होगा इसमें, ठीक। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 गो बॉल है, ठीक है, जिसका वजन जो है मास जो है वो 0.2 ग्राम दिया हुआ। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, ढेर सारा गुना भाग। 0.2 ग्राम प्रत्येक का दिया हुआ है। 2 पिथ बॉल्स है, मास इतना है, each are suspended by 2 nylon string of length 50 सेंटीमीटर। they are charged with charge of equal magnitude and same nature। दोनों पे चार्ज, जैसे कि मान लीजिए क्यू और क्यू है, 50 सेंटीमीटर का लंबा धागा से लटका दिए है, मास उसका 0.2 ग्राम, ठीक है। चलो देखो पहले, यानी कि 2 गो बॉल है, ठीक है, तो दोनों बॉल है और दोनों पे सेम चार्ज है, तो कोई भी धागा से बांध करके अगर लटकाएंगे 2 गो बॉल को और दोनों पे सेम चार्ज देंगे तो दोनों बॉल के बीच क्या रिपल्सन होगा, जैसे फैल जाएगा थोड़ा सा। तो यानी कि यहाँ पर है तो एक बॉल यहाँ फैल करके ऐसे आ गया, एक बॉल यहाँ फैल करके ऐसे आ गया, और ये 50 सेंटीमीटर का लेंथ है, ठीक है। और ये जो इसका वजन दिया हुआ है ना, ये क्या है कितना ग्राम, हाँ 0.2 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर का ऐसा ऐसा। और ये इसका वजन दिया हुआ है हमारा, ये मान लिया जाए इसको m बोल देते हैं, इसको भी मास को क्या m, जब जरूरत पड़ेगा तब m बराबर 0.2 ग्राम हम लोग यूज करेंगे। 0.2 ग्राम मतलब 0.2 को भागा 1000 करेंगे तो केजी में बदल जाएगा क्या। कोई चीज़ सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। अच्छा ठीक, दोनों पे जो चार्ज दिया हुआ है, इस पे चार्ज दिया हुआ है Q, इस पर भी चार्ज दिया हुआ है क्या Q, सेम चार्ज है तो प्लस Q मान लिए दोनों पे चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा तो अब आगे क्या बोल रहा है, दे आर चार्ज विथ चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर, मतलब दोनों चार्ज का मान भी बराबर है और दोनों का प्रवृत्ति भी सेम है, दोनों सेम है, पॉजिटिव भी है या नेगेटिव रिपल्सन होगा दोनों के बीच। इफ दे कम टू रेस्ट आफ्टर रिपल्सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर देन फाइंड द चार्ज ऑन ईच बॉल, प्रत्येक बॉल के ऊपर चार्ज कितना है ये हमको पता करना है, यानी कि Q जो है उसका मान पता करना है और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों के बीच का जो दूरी है ये क्या है 4 सेंटीमीटर पे आके अटक गया है, ठीक है। तो ठीक है, लगाते हैं दिमाग हम लोग अब कैसे कैसे क्या क्या इसमें करना है। तो जरा देखो इसमें क्या क्या हो रहा होगा, थोड़ा सा सावधानी से। यहाँ पे ऐसे देखो, ये चार्ज उस चार्ज को उधर धक्का देगा, ये चार्ज इसको इधर धक्का देगा। कोई एक चार्ज पे हम लोग अगर फोकस करें तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये तो बैलेंस सिचुएशन में ऐसे अटक गया है, यानी कि जो ऐसे लटका हुआ था यही बॉल ऐसे फैल करके लटका हुआ। अगर दोनों का चार्ज गायब हो जाता तो ऐसे झूल जाता, दोनों के ऊपर चार्ज है, रिपल्सन हो रहा है, इसी वजह से दोनों यहाँ है और दोनों का कुछ अपना अपना क्या है मास भी है, मास की वजह से थोड़ा ऐसे टेढ़ा हुआ है। अगर मास दोनों का गायब हो जाता तो ऐसे चार्ज सीधा हो जाता ना ऐसे, लेकिन जहाँ चार्ज है वहाँ मास तो होगा। चलो कोई नहीं, तो यहाँ हम लोग आगे बात करते हैं। अब इसमें देखो, अगर ये धागा जो है, धागा के वजह से उस पर एक टेंशन का फोर्स लग रहा है, तनाव का बल, कोई भी पत्थर वगैरह पे धागा बांध करके उसको ऐसे लटका देंगे तो धागा में एक तनाव का बल आता है, टेंशन।
जो पढ़ा होगा क्लास 11th, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन उसके लिए तो ठीक है, थोड़ा वेक्टर का नॉलेज होगा तो अच्छा है। इसमें क्या होता है कि चलो इस पर एक फोर्स लग गया किधर, उधर, ठीक। अच्छा, और एक बात, इसी में आगे हम लोग बात करें, ये एंगल सबका अगर चर्चा करें तो यहाँ पे एक एंगल थीटा बन रहा होगा, ठीक है। ये एंगल हम लोग यहाँ दर्शा देते हैं, यहाँ पे एंगल है इसे थीटा, तो ये वाला जो लाइन है दोनों को जो जोड़ रहा है यहाँ पर का भी एंगल ये क्या होगा, थीटा। अच्छा ठीक है, उसके बाद ये जो टेंशन है का जो फोर्स लग रहा है, जो धागा इसको खींच रहा है, तो ये टेंशन फोर्स का एक कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे। कोई भी फोर्स अगर लगता है ना इसे तिरछा, तो उसका एक हिस्सा टूटता है इधर और एक हिस्सा टूटता है इधर। ये सब पढ़ना है 11th क्लास में। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठेगा और आगे भी जाएगा। जैसे इसी में अगर ये मान लिया जाए इसी के ऊपर ऐसे करके क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे ना हल्का ऊपर भी उठा और आगे भी गया क्या। अच्छा, तो इसी में इसका इधर टी है, तो जिधर एंगल होता है वो लोग पढ़ेंगे यहाँ टी कॉस थीटा, और दूसरे तरफ जो वेक्टर तोड़ते हैं ना ऊपर की तरफ टी साइन थीटा, ऐसे करके तोड़ते हैं। ये क्यों था, इस टी का इधर तोड़े टी कॉस थीटा, ऊपर टी साइन थीटा। अच्छा ठीक है, तो इस टेंशन का फोर्स इधर जो लग रहा है ये चाहेगा कि सट जाए दोनों। इस पर भी इधर एक, अगर ये टी है तो इस पर भी इधर टी कॉस थीटा लगेगा और दोनों चाह रहा है कि सट जाए, लेकिन इन दोनों के बीच रिपल्सन का फोर्स है, इसीलिए ये ऐसे यहाँ पे अटका हुआ है। तो अच्छा, इस एक पर फोकस करें तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर है और इसके कारण, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लग रहा है। दोनों नेगेटिव भी होता तो फिर रिपल्सन तो होता ही। तो इस क्यू चार्ज के कारण इस पर इस तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, इस क्यू चार्ज के कारण इस पर इस तरफ एक फोर्स लग रहा होगा और वो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। पॉजिटिव चार्ज को उधर धक्का मारेगा और वो फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, ये चूंकि इक्विलिब्रियम में यहाँ पर स्थिर हो गया, रुक गया, ऐसे ये जो है ये ऐसे तिरछा होकर के रुक गया, इसका मतलब उधर का लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और इधर का लगने वाला टेंशन टी कॉस थीटा दोनों बराबर है, इसलिए ये क्या हो गया है, यहाँ पे जाके रुक गया, ना इधर आ रहा है ना उधर जा रहा है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना है हमको कि एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है भाई, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग मान लो r से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, r। तो जब r का जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पे 4 सेंटीमीटर है ना, 4/100 हम लोग बैठा देंगे। तो पहले डाटा उटा में काम करते हैं, बाद में हम लोग कुछ बैठा देंगे जहाँ चार्ज का एक फार्मूला निकाल गए। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में जो होगा वो क्या होगा भाई, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके द्वारा इस पर जो इधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो बराबर होगा इधर लगने वाले टी कॉस थीटा के, टी कॉस थीटा के। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग लिखेंगे कितना, K इंटू ये क्यू चार्ज इंटू ये क्यू चार्ज, अब भागा दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स नीचे की तरफ भी लगेगा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या इस पर एक फोर्स नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण जो खींचेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो mg। अच्छा, इधर का फोर्स ना ही ये बॉल नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, यानी ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर है, टी साइन थीटा और mg भी बराबर है, यानी कि mg बराबर क्या है यहाँ पे, टी साइन थीटा, ऊपर का और नीचे का दोनों का बराबर। अब देखो क्वेश्चन पूछ दिया था बिहार बोर्ड में उस बार, अब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही न्यूमेरिकल बार बार दे, लेकिन फिर भी दिया था तो हम लोग कर लेते हैं। और बात यहाँ ये है कि ये कहीं पर भी पूछा जा सकता है और ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट पर आधारित, यही ऐसा ही कॉन्सेप्ट पर आधारित नीट में भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है, जेई में भी पूछा है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। तो हमको बस ऐसा काम रहेगा, तो एक बात तो पहला ये 2 इक्वेशन हमको लिखना होगा, उसके बाद आगे हम लोग काम करेंगे। अच्छा, इस इक्वेशन में ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा दूरी का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो करेंगे वो सब चीज़ भी हम लोग निकालेंगे अभी। तो अगर हम लोग एक काम करें, इक्वेशन नंबर 2 भागा इक्वेशन नंबर 1 अगर कर दे तो क्या होगा, जरा यहाँ देखो तो। इसका मान रख देंगे K Q Q, अब आई क्या R स्क्वायर रखेंगे थोड़ा देर में। तो यहाँ पे देखो तो
साइन क्या कर दिए, mg भागा इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या होगा, टी साइन थीटा बाय टी को गर्मी लग रहा है जी, टी टी कट जाएगा, टेंशन खत्म। अच्छा तो अब इधर क्या बचा, mg भागा इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर इधर टी और टी कट गया तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक ये चीज है। अच्छा ये सब चीज करना आना चाहिए। अब हमको यहां पर एक चीज देखो, आगे आगे का काम करते हैं। यहाँ पे m है, g का मान होता है 9.8 इंटू जी। अच्छा अब भागा टेन थीटा इजिकल टू क्या है एफ ई। अच्छा अब ये सब बस खाली हल करना है, सबका मान अभी तक हम लोग डाले नहीं है। टेन थीटा का मान कैसे डालेंगे, यहाँ पे टेन थीटा बराबर पी बाई बी हमको लिखना है। ठीक है तो टेन थीटा कैसे लाएंगे, उसका वैल्यू कैसे कैसे आएगा जरा देखो। ये 4 सेंटीमीटर है ना, तो ये 2 सेंटीमीटर हुआ, ये टोटल चार्ज है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस से ये लंबाई निकल जाएगा। जब ये लंबाई आ जाएगा तो टेन थीटा बराबर पी बाई बी, ऐसा कर सकते हैं। मेहनत लगेगा और क्या, बाकी काम तो हो ही जाएगा। अच्छा तो ये टेन थीटा है। अच्छा इजिकल टू जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो के क्यू स्क्वायर बाय क्या आर स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अब बाय क्या। अब यह आर का मान कितना है 4 सेंटीमीटर यानी 4/100, उसको वहां सॉल्व करना। अब इसी में अब हमको क्या क्या करना पड़ेगा, इस आर स्क्वायर को गुना कर देंगे, के को भाग में लेके आएंगे, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आएगा देखो तो एम जी इंटू आर स्क्वायर, ये गुना होगा ना। अच्छा भागा टेन थीटा इंटू के यानी के इंटू क्या टेन थीटा, ये इधर गुणा कर दिए और ये के इधर। अब ये क्यू अब इसका रूट कर देंगे तो हमको आ जाएगा। बस यही हमको सॉल्व करना है। क्यू बराबर रूट अंडर क्या क्या है एम जी आर स्क्वायर भागा के इंटू क्या टेन थीटा। अब सबका खाली मान डालना है, क्यों ही हमको चाहिए था, क्यों ही चाहिए था, बस हमको अब सबका क्या करना है मान डालना है। बस वो अगर डाल दिए सही सही तो हमारा काम हो गया। ठीक है तो चलो देखते हैं, हम मान डाल देते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन पूरा को सॉल्व करना है, तो उतना तो अब हम क्या करेंगे, एक बुक है दिए हैं उसमें कर दी है। अच्छा चलो तो m का मान डालते हैं। m का मान कितना है, m का मान कितना होगा, सब कुछ निकाल लेते हैं ताकि हम उसको इक्वेशन 3 में रख सके। m का मान तो हमको दिख रहा है, m का मान 0.2 ग्राम है, तो उसको केजी में बदल देंगे ना। सब कुछ का मान को यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। ठीक है और उसके बाद उसको क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में डाल देंगे। यहाँ पे देखो तो हेयर एक बात ध्यान रखना है, बस खाली डाल के हल कर लेना, सॉल्व कर लेना है। m बराबर है 0.2 ग्राम। ठीक है तो 0.2 ग्राम का मतलब हो गया 0.2 भागा 1000 केजी, यही ना, यानी कि जो m है हमारा वो तो कितना है 0.2 इंटू 10⁻³ लिखेंगे क्या, 1000 का मतलब 10⁻3, नीचे से ऊपर जाएगा 10⁻3। अच्छा ठीक है ये इतना हो गया, और g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 हो गया, m का मान हो गया। रही बात अब r पे जरा फोकस करें, तो ये r हमारा 4 सेंटीमीटर है, r बराबर क्या है 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 इंटू 10⁻² मीटर, 4 भागा 100, 100 यानी 10 का स्क्वायर, नीचे से ऊपर गया तो -2। अच्छा ये हो गया, ये हमको पता है। k का मान भी हमको मालूम है, k बराबर जो होता है k इजिकल टू 9 इंटू 10⁻, क्या है 9 है। बस खाली सारा डाटा को डाल के सॉल्व करना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। ला के इसमें सिखा भी देंगे तो कैलकुलेशन इसका क्लास में वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जिसको करने आएगा उससे होगा।
अच्छा, बाकी यहाँ तक से फिजिक्स का काम खत्म हो गया। अब देखो टेन थीटा का कैसे निकालेंगे। टेन थीटा फोकस करेंगे तो टेन थीटा अगर हमको निकालना है, मेहनत लगेगा ना। ये है कितना, अरे वाह, ये 1/2 मीटर। ये क्या है, जीरो, ये 2 सेंटीमीटर है ना, तो 2 सेंटीमीटर है। इसको जरा सा अगर हम लोग अलग से इसमें फाइंड करते हैं, टेन थीटा के लिए थोड़ा सा हम लोग काम करें, तो हमको ये वाला पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे कैसे करें, तो एक हो गया यहाँ, 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 ठीक है। ये डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। अब बेस जो है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर ना, तो 2 सेंटीमीटर जो लेंगे, तो 2 सेंटीमीटर यानी कि 2/100, तो 0.02। 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बोले तो 0.02। अच्छा, तो ये हो गया 0.02 मीटर। अच्छा, ये 50 सेंटीमीटर है, तो 50/100, तो 50/100 करेंगे, हाँ, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। ये OM, तो यहाँ पे OM और यहाँ N अब इसमें है, और यहाँ पे ये मेरा क्या है, थीटा। अच्छा, अब यहाँ P/B करना है। अब ये कैसे निकलेगा, P √अंडर 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.02 का स्क्वायर। देख रहे हो ये सब चीज इतना लंबा चौड़ा ये सब करना पड़ेगा क्या, हाँ, जो भी आएगा। अब उसके बाद हम लोग को इसके बाद क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देयरफॉर टेन थीटा का मान जो आया वो P/B, यानी कि P हमारा कितना है, ये कितना आएगा, 0. क्या पता, 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.02 का स्क्वायर का रूट, ये P बाय B कितना है, 0.02। 0.02। अब सबका हमको मान डालना है, तो हम लोग Q को फाइंड कर लेंगे। सबका मान ही ना डालना पड़ेगा, डाल के अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है यहाँ पे ये, और उसके बाद सारा चीज का हम मान दे दिए। अब हमको खाली बस बैठाना है। अब ये देखो, अब इस टाइप का सवाल कैसे कैसे करके पूछ दिया। ये चीज है, इसका मान यहाँ पे अपना डाल देंगे, G का मान डालेंगे, R का भी मान डालेंगे, K है जो उसका भी मान डाल देंगे, और ये टेन थीटा वाला जो निकाले हैं उसका भी मान डालेंगे, और सॉल्व करके ये जो आंसर आएगा हमारा, उसको जरा इसको सॉल्व करके हम लोग लिखेंगे। अगर तो उसको लिख देते हैं बस खाली। अच्छा, इसमें आंसर कितना आ रहा है, 3.73 माइनस 10 इतना कूलम। तो ये हमारा सारा डाटा डाल करके जो होगा, यही क्या बुक में क्या देख रहे हो, मेरा जो बुक था, हाँ ठीक ठीक। तो ये इतना कूलम हमारा आंसर आ जाएगा। सारा डाटा डाल करके सॉल्व करेंगे तब। मेन इसमें सिखाने का पर्पस क्या था, सिर्फ यही कि कैसे कैसे तोड़ के इक्वेशन लिखते हैं और ये कैसे निकाल देते, बस ये कर दिए तो हो गया हमारा काम, ठीक है। कम से कम अगर बोर्ड एग्जाम में पूछता और यहां तक भी कर देते तो भी ठीक ठाक, 5 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स तो मिलता, या कुछ नंबर तो मिल ही जाना चाहिए वहां पे। फिर कैलकुलेशन बहुत अटपटा है, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, इसके बाद और आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसमें आगे हम लोग को इसके बाद क्या करना है, ये क्वेश्चन करना है जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी पूछा है, जेईई मेंस का भी, ये आगे करेंगे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है इसको समझते हैं, देखा जाए। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए फिगर में जो अगर इफ नेट चार्ज ऑन कैपिटल Q इज 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q बाय स्मॉल q। ये फिगर इस तरीके से दिया हुआ है, कैपिटल Q, स्मॉल q, R दोनों साइड है, स्क्वायर है ये। इसमें बोला कि यदि कैपिटल Q पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 हो, तो बताइए कि कैपिटल Q बाय स्मॉल q का रेशियो क्या होगा। 4 ऑप्शन है, √2, 2√2, 1/2√2, 1/√2, ठीक है। तो देखते हैं, जरा सा दिमाग लगाते हैं इसमें क्वेश्चन में, तो जरा समझिए अगर हम लोग इसको। तो कहानी कुछ ऐसा हो रहा है, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। देखो, तो इस पर लगने वाला हमको क्या है, नेट फोर्स 0 है,
ठीक है, तो बताना है कि कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का मान क्या आएगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर ऐसा हम लोग सोचे, जैसा कल्पना करें कि अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों, ठीक है, तो ये दोनों तो सेम चार्ज है ना, और ये दोनों सेम चार्ज है। अगर ये दोनों, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव। अच्छा, तो हम लोग एक बात देखा जाए जरा सा, अगर ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को इधर धक्का मारेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अगर इधर धक्का मारेगा, और ये दोनों भी पॉजिटिव पॉजिटिव अगर होता, तो ये पॉजिटिव इधर धक्का मारता, ये पॉजिटिव इधर धक्का मारता, तो इन दोनों फोर्स का रिजल्ट ऐसे बीच में आता, तो उधर भी धक्का, और ये तो इसको धक्का मार ही रहा है, तो नेट फोर्स उधर ही हो जाता, तो चला जाता। इस पर बोला है कि कैपिटल क्यू पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है। ये भी कैपिटल क्यू को हम लोग मान करके चल सकते हैं, ये भी कैपिटल क्यू को मान के चल सकते हैं। मान लो इसी को हम लोग मान करके चल रहे हैं, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होने का अर्थ ये हुआ ना कि एक फोर्स उधर लग रहा है तो एक फोर्स इधर लग रहा होगा, तब ना कैंसिल आउट होगा, नेट फोर्स 0 होगा। तो ऐसी स्थिति में हमको इस कैपिटल क्यू को पॉजिटिव, ये पॉजिटिव माने, तो ये इसको इधर धक्का दिया। अब ये अगर निगेटिव चार्ज होगा, ये कैसा होगा, निगेटिव, और ये भी कैसा होगा, निगेटिव, तो ये निगेटिव इसको इधर खींचेगा और ये निगेटिव इसको इधर खींचेगा। इन दोनों का नेट किधर आएगा, ऐसे बीच में, इसका और इसका नेट बीच में। ठीक है, एक इधर, तो इसका नेट ऐसे बीच में। अच्छा, अब अगर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हो गया तो कहेंगे कि नेट फोर्स क्या है, 0। तो हम लोग को अगर मान लिया जाए इसको भी पॉजिटिव इसको भी पॉजिटिव ले लेते, तो ये इधर धक्का मारता, ये इधर धक्का मारता, उन दोनों का भी नेट उधर ही होता और इसके कारण भी इधर ही आता, तो सब फोर्स एक के दिशा में लगेगा, तब तो नेट फोर्स 0 होने का संभावना है नहीं। नेट फोर्स इस पर लगने वाला 0 है, सवाल में बोला है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस पर कुछ फोर्स उधर लग रहा है तो कुछ इधर लग रहा है, मिला जुला के कैंसिल हो जा रहा है। तो हम लोग यहां पर एक दिमाग लगाते हैं जरा सा, कि जैसे इसके कारण इधर जो फोर्स लग रहा है इसका नाम रख दिए एफ क्यू क्यू। ठीक है, देखो इसके कारण जो इस पे इधर फोर्स लग रहा है इसका नाम क्या दे दिए, एफ क्यू इंटू क्यू। ठीक है, अच्छा, और एक फोर्स इधर लगेगा इस दिशा में, ये फोर्स कितना होगा, एफ क्यू, एक फोर्स इसके कारण इस पे लगेगा, ये भी तो इसको इधर खींचेगा और ये भी इसको इधर खींचेगा, क्यू और क्यू के बीच। ये जो इसको अपनी ओर खींचेगा वो फोर्स जो होगा वो फोर्स कितना होगा, एफ क्यू और क्यू, छोटा क्यू बड़ा क्यू के बीच का फोर्स। तो ये निगेटिव चार्ज इसको इधर खींचेगा, ये निगेटिव चार्ज इसको इधर खींचेगा, फिर इन दोनों फोर्स का रिजल्ट ऐसे बीच में आएगा। और इन दोनों चार्ज के कारण जो नेट फोर्स इधर आया, इसके ठीक उल्टा इसके द्वारा इस पर इधर फोर्स लगाया जाएगा और ये फोर्स बराबर होगा, तो कैंसिल आउट करके नेट फोर्स 0 हो जाना है। तो इसका मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स को बराबर होना होगा, तभी नेट फोर्स 0 पॉसिबल है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के कारण इधर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, और ये जो फोर्स है इस फोर्स का नाम हम लोग देंगे, इस फोर्स का नाम हम लोग दे देते हैं एफ डैश। ये एफ डैश किसके किसके कारण लग रहा है, दोनों क्यू के कारण ना, इधर, या फिर इसका नाम एफ डैश के अलावा हम लोग ऐसे रख देते हैं एफ क्यू क्यू, दोनों छोटे क्यू का चार्ज के कारण लगने वाला नेट फोर्स। तो पहले इसको निकालते हैं और इसको बराबर कर देंगे किसके, इसके कारण जो इस पे इधर लग रहा है वो फोर्स, और इन दोनों के कारण जो नेट इधर लगा, ये दोनों को बराबर करना है। ठीक है, तो चलो बराबर करके देखते हैं, हम लोग करेंगे हम लोग। तो पहले निकाले तो जरा सा ये एफ क्यू क्यू को पता करते हैं, तो उससे पहले हमको इसको पता करना पड़ेगा कि इसके कारण इस पे इधर कितना फोर्स लग रहा है। तो ये जो फोर्स होगा वो फोर्स हमारा कितना होगा, देखो तो जरा, वो फोर्स कितना होगा जरा बताओ। इसके कारण इस पे जो इधर फोर्स लगेगा वो कितना लिखेंगे, के इंटू कैपिटल क्यू इंटू ये स्मॉल क्यू भागा यहां से यहां तक की दूरी का स्क्वायर, यानी कि क्या, आर स्क्वायर। तो के Q1 इंटू Q2 अब बटे दूरी का स्क्वायर, वही तो फोर्स होता है। अच्छा, इस निगेटिव चार्ज के कारण इस पे जो इधर फोर्स लगा, यही वाला सेम वही है, उतना ही लगेगा ना। ये दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स होता है K इंटू क्या, कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू भागा ये दूरी भी क्या है, R, तो R स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो इसके कारण इस पे इधर जो फोर्स लगा इतना हुआ, इसके कारण इस पे उधर जो फोर्स लगा वो भी
उतना ही हुआ। तो यानी उधर का फोर्स x और इधर का भी फोर्स क्या है, x है। ठीक है, तो दोनों फोर्स हमारा, इसको भी क्या बोलेंगे मान लो x, और इस पर भी जो उधर फोर्स लग रहा है वो भी हमारा क्या है मान लिया जाए x। तो कुछ अगर ऐसे देखा जाए तो इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है x, एक फोर्स इस पे इधर लग रहा है क्या x। ठीक है, या देखा जाए तो ऐसा ही है ना, k कैपिटल Q स्मॉल q बाय आर स्क्वायर, और इस पे इधर कितना लगा k कैपिटल Q स्मॉल q बाय आर स्क्वायर। तो इनका जो नेट फोर्स होगा इधर, जिसका नाम क्या दे दिए हैं F छोटा q, ये कितना होगा। और इसी पॉइंट चार्ज को हम लोग यहां पे कैपिटल Q को यहां पे दर्शाएं, और इसके कारण इस पे इधर एक फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स कौन सा है, F कैपिटल Q। इन दोनों फोर्स का ये जो रिजल्ट आएगा बीच में, हम बताए थे कि यदि दो फोर्स बराबर हो और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो कितना लगता है, उतना √2। ये शॉर्ट ट्रिक में उसमें हम बता दिए थे, यानी कि k कैपिटल Q छोटा q बाय आर स्क्वायर इतना इंटू √2। कैसे ये निकला, तो ये मान लिया जाए अगर x है, ये भी क्या है अगर x है, तो रिजल्ट निकालेंगे ना, रूट अंडर क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू क्या cos 90, और cos 90 क्या होता है 0। तो खाली यहां क्या बचा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, यानी कि क्या 2x स्क्वायर। तो स्क्वायर x स्क्वायर में से क्या होगा, x बाहर निकल जाएगा, खाली √2 बचेगा। और शॉर्ट ट्रिक हम पहले बेसिक क्लास में भी पढ़ाए थे, यदि एक वेक्टर इधर है x, इधर x, और दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्ट जो होता है वो x √2 होता है। ठीक है, ये चीज हम बताए थे। तो बेसिक किसी का नहीं किया हुआ रहेगा तो दिक्कत है। अच्छा, फिर उसके बाद तो यानी एफ क्यू क्यू इधर है, और इस कैपिटल क्यू के कारण जो इस पर इधर फोर्स लग रहा है, ये एफ कैपिटल क्यू, ये फोर्स का वैल्यू हमारा कितना आएगा, के इंटू कैपिटल क्यू बटे दूरी, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर का हर साइड है आर 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 आर, तो जो ये डायगोनल होगा वो r√2 है ना, ये क्या आ जाएगा r√2, इसी का स्क्वायर। तो इसके कारण इस पर जो उधर फोर्स लगा और इन दोनों के कारण जो नेट फोर्स इधर लगा, दोनों को क्या करेंगे बराबर करेंगे, तब पता चल जाएगा। वो इस पे बोल रहा सवाल में कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0। तो नेट फोर्स 0 का मतलब उधर का फोर्स इधर का फोर्स कैंसिल आउट होगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट। तो यानी कि हम लोग इसलिए यहां पे बोलेंगे फ्रॉम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या यहां पे हो रहा है कि F कैपिटल Q यानी उधर का फोर्स और इधर का फोर्स F Q को बराबर होना होगा, तब ना नेट फोर्स क्या होगा उस पे 0। इस पे हम लोग चर्चा किए थे अभी थोड़ा देर पहले। तो उधर का जो फोर्स है वो कितना है, देखो तो क्या है, K कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर, r√2 का स्क्वायर, ऊपर में क्या है r√2 का स्क्वायर है ना, हाँ फिलहाल तो वही है ना, r√2 का स्क्वायर है ना, ठीक है, तो सब लिख देंगे। इधर जो है एफ क्यू क्यू, ये हमारा कितना आया देखो तो, K कैपिटल Q स्मॉल q बाय आर स्क्वायर, हाँ K कैपिटल Q स्मॉल q बाय आर स्क्वायर, इधर क्या है √2 है। तो अब जरा सा इसको ठीक से लिखे तो के क्यू कट गया, कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर क्या करेंगे 2 बराबर, इधर क्या बचा Q छोटा q, भागा यहाँ क्या आर स्क्वायर, इधर क्या है √2, तो आर स्क्वायर कैंसिल। तो यहां पर कैपिटल Q बाय 2 इज इक्वल टू छोटा q इंटू √2। देयरफॉर हमको सवाल में पूछा कैपिटल Q बाय स्मॉल q का मान, तो 2 इधर गुना में आ जाएगा, 2√2 हमारा छोटा बड़ा q बाय छोटा q का जो वैल्यू है, यही ना पूछा था, बड़ा q बाय छोटा q का वैल्यू 2√2 हमारा नंबर आंसर। समझो बात, इसमें क्या 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 दिमाग लगाना पड़ेगा इसको। तो ये क्वेश्चन जो था हमारा, ये क्या था, बिहार बोर्ड, अच्छा पहले तो जेईई मेंस 2009 में पूछा, बाद में इसको बिहार बोर्ड वाला 2018 में ऑब्जेक्टिव में दे दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन था।
लेट वाले पैसेंजर को थोड़ा बाद में समझना पड़ेगा इसको, रुको। अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, थ्योरी पे बात करते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए एक चार्ज यहां है Q1, एक चार्ज यहां है Q2, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो है R, ठीक है। तो जो फोर्स लगता है वो फोर्स बराबर क्या लगता है, K Q1 Q2 बाय क्या, R स्क्वायर, ये लगता है। अगर हमको इसमें बोलेगा कि फोर्स का डिस्टेंस के साथ ग्राफ खींचिए, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो है ना, उल्टा रिलेशन है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हर रिलेशन के लिए ग्राफ ऐसा होता है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला जितना भी ग्राफ होगा सबका ऐसे ही बनता है, सारा ग्राफ, कोई भी फॉर्मूला में। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इसमें ये चीज को हमको ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद इसी के जस्ट बाद एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो CBSE 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसमें क्या बोला ना, क्वेश्चन में क्या बोला कि हमको एक ग्राफ बताइए फोर्स का, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ नहीं, 1/r स्क्वायर के साथ। देखो ये बड़ा अटपटा चीज है, यहां पे F बराबर होता है K Q1 Q2 भागा क्या, R स्क्वायर। तो देखो तो F का सीधा संबंध है 1/r स्क्वायर से, R स्क्वायर से उल्टा संबंध है, R स्क्वायर के साथ F का उल्टा संबंध है, लेकिन 1/r स्क्वायर के साथ सीधा रिलेशन। अगर गौर से देखा जाए तो 1/r स्क्वायर और F दोनों आमने सामने, लेकिन R स्क्वायर और F में बोलता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ खींचते, लेकिन 1/r और F के बीच का ग्राफ है, रिवर्स किया। तो अब इसमें तो ये इसको अगर कोई लोग ऐसा सोचो तो K Q1 Q2 कांस्टेंट है, तो M इंटू 1/r स्क्वायर को मैथ के भाषा में बात करें, mx, y बराबर mx, कोई जो मैथ वाले हो गए उससे हम बात कर रहे हैं। हाँ, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है, सीधा लाइन। फोर्स और 1/r स्क्वायर में सीधा संबंध है, फोर्स और r स्क्वायर में उल्टा संबंध है, फोर्स और r में उल्टा संबंध है, लेकिन F और 1/r में सीधा संबंध है। इसमें जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे ना, तो यहां पे देखो जो ग्राफ होगा, तो ग्राफ खींचना है हमको, ठीक है। वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑफ इच पेयर ऑफ क्या, चार्ज, एक चार्ज का पेयर ये है, एक इनके बीच लग रहा है फोर्स और एक इनके बीच लग रहा है फोर्स, ठीक है। दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, दोनों के लिए हमको ग्राफ खींचना है। तो हमको यहां तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा भैया, पहले बात तो ग्राफ जो होगा या फोर्स और किसके, r के बीच नहीं, 1/r स्क्वायर के बीच, तो सीधा संबंध है। तो ग्राफ जो होगा एक कम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एकदम। ये 1/r स्क्वायर अगर जीरो हो जाए, 1/r स्क्वायर जीरो हो जाए तो फोर्स भी जीरो हो जाए, 1/r स्क्वायर टोटल जीरो। तो 1/r स्क्वायर जीरो कब होगा, जब r इंफिनिटी होगा, r इनफाइनाइट होगा तो 1/r स्क्वायर क्या होगा, जीरो। तो 1/r स्क्वायर और F में ना ग्राफ खींचना है, अगर 1/r स्क्वायर का ही मान जीरो हो जाए तो फोर्स, तो फोर्स भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1/r स्क्वायर का जीरो होना मतलब r का इनफाइनाइट होना, नहीं ना है। अच्छा, तो ठीक है, इसका सीधा एकदम, दोनों में सीधा संबंध था, सीधा ग्राफ खींच दिए। अच्छा, अब एक पेयर तो ग्राफ खींचे, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो ऊपर वाला का ग्राफ देखो, मैथ वाला का भाषा में ना ग्राफ में ज्यादा मजा आता है उसको बातचीत करने में। बायो किसका किसका है, एक तुम्हारा है, एक तुम्हारा है। अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं, चलो। ये सब 11th मैंने तो खूब ग्राफ पढ़ा रहता है तो और अच्छा रहता है। mx वाले टर्म में अगर बात करें तो K Q1 Q2 है ना ऊपर का, इंटू 1/r स्क्वायर, तो बाद बाकी ये तो m हुआ ना स्लोप, तो Q1 इंटू Q2 जितना ज्यादा होगा, Q1 इंटू Q2 जितना ज्यादा उतना ज्यादा ग्राफ का स्लोप, m ज्यादा है ना। तो एक पेयर ये है, एक पेयर और दो पेयर है, दोनों पेयर के लिए ग्राफ बनेगा, लेकिन इसमें 2 गुना 1 2 आता है, इसमें 3 गुना 1 3 आ जाता है। तो ये वाला का पेयर जो है 1 माइक्रोकुलम कॉमा माइनस 3 माइक्रोकुलम, इसका जो है ना ढलान थोड़ा ज्यादा रखेंगे स्लोप, और ये वाले का स्लोप कम होगा, 1 माइक्रोकुलम और 2 माइक्रोकुलम का ग्राफ ये हुआ। तो दोनों के लिए ग्राफ खींचे, लेकिन जो ढलान की बात करें स्लोप 1 इंटू 2 इसमें कम रखें, क्योंकि 1 गुना 2 के, इसमें तो 2 के आया ना ऊपर में,
k इंटू ये वाला में k इंटू 1 इंटू 2, तो इसमें तो 2k इंटू 1 बाय आर स्क्वायर। इसमें क्या है, ये दूसरा वाला में क्या है 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 इंटू k, यानी कि 3k इंटू क्या 1 बाय आर स्क्वायर। तो इसमें जो m x, ये 1 बाय आर स्क्वायर को क्या बोलेंगे x, अब बाकी जो बचा k की 1 की 2 वो हो गया m यानी कि स्लोप यानी कि tan थीटा। तो एक में tan थीटा 2k है, एक में 3k, तो 3k वाला का स्लोप क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। बस एक बात होता है मैथ वाला का भाषा थोड़ा सा यहां पे लगेगा हल्का हल्का। अच्छा, तो ग्राफ हमको दोनों के लिए खींचना था तो स्ट्रेट लाइन खींचे, लेकिन जो पेयर ज्यादा स्ट्रांग है उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा उसका स्लोप उठा के रखना पड़ेगा। लाइन बड़ा नहीं करना है, उसमें क्या करना, स्लोप ऐसे उठाना पड़ता है। ये सब y बराबर mx का स्लोप, ये सब चीज पता होता तो सीबीएसई का ये क्वेश्चन 2011 का अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, जरा सोचना इस सब पे क्या क्या बात की, या स्लोप वाला किसी के बारे में थोड़ा बहुत अगर नॉलेज लेना हो तो 5 मिनट बैठना क्लास के बाद, तब स्लोप लोप का थोड़ा थोड़ा जानकारी बता देंगे। ठीक है, तो चलो ये सब चीज है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग को जानना है थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो क्वेश्चन था, थ्योरी अब समझते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ का एक वेक्टर फॉर्म होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में देखोगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से इसको बताया हुआ है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको बताने की कोशिश करते हैं। सीबीएसई में तो कभी आज तक नहीं पूछा है इस चीज के बारे में, बिहार बोर्ड में एक बार पूछा हुआ है क्वेश्चन एक। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव में दे दिया था। ठीक, तो समझते हैं हम लोग जरा सा इसको कैसे कैसे करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ का, तो कूलम्ब्स लॉ में अभी अभी हम लोग जितना भी पढ़े उसमें तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों चार्ज को बिना साइन के रखते हैं। दोनों दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है बराबर k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। चार्ज क्या पॉजिटिव है कि निगेटिव है उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ बस बिना साइन के काम चल जाता है हमारा उससे। बस हाँ, इतना हम समझ जाते हैं कि अगर दोनों उल्टा चार्ज है तो अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा। दोनों पॉजिटिव है अगर तो इसके द्वारा इस पे उधर लगेगा, इसके द्वारा इस पे इधर लगेगा। तो डायरेक्शन वगैरह तो हम लोग अपने से ही सोच के पता कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर वेक्टर फॉर्म में अगर उसको लिखना पड़े तो हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो जरा सा उस पर हम लोग बात करते हैं। एक यहां चार्ज है Q1, एक यहां चार्ज है Q2। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी है R। ये मान लिया जब पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा राइट साइड में लगेगा, इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड पे लगेगा। ठीक है, इसको हमको समझने के लिए हमको सबसे पहले थोड़ा सा 11th का एक टॉपिक है यूनिट वेक्टर, थोड़ा सा उसको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक ना, तब फिर उसके बाद अच्छे से समझ पाएंगे। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 यूनिट, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एक ऐसा वेक्टर जिसका मान 1 हो। अच्छा, इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। फॉर्मेशन मतलब हम लोग यूनिट वेक्टर को बनाना अगर चाहें तो बना सकते हैं। कैसे बनाया जाता है यूनिट वेक्टर को, जरा उस पर बात करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अपने पास कोई एक वेक्टर है, मान लिया जाए F बराबर लिखा हुआ 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ लिखा हुआ है। ठीक है, यदि इस वेक्टर में हम उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दे, ऐसे मॉड लिखने का मतलब उसका क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड यानी कि मान। तो ये 5 न्यूटन उसका क्या है, मान है। अगर हम लोग ऐसा काम करें, एक वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे, तो ऐसा करने पे देखो तो 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, अब भागा क्या करेंगे 5 न्यूटन, वेक्टर में हम लोग उसके क्या चीज से, मैग्नीट्यूड से भाग दे रहे हैं। तो ऐसा करने पे देखो तो 5 न्यूटन 5 न्यूटन कट जाएगा, खाली बचेगा क्या 1। अच्छा, तो ये आया हमको 1 टुवर्ड्स नॉर्थ, 1 आया कि किधर, नॉर्थ की तरफ। तो हम लोग के पास अब जो चीज आया है उसका मैग्नीट्यूड है 1 और डायरेक्शन उसके पास है नॉर्थ, इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर के पास कोई मात्रक नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है। जैसे इसमें न्यूटन था ना,
तो यहां पे न्यूटन, मीटर पर सेकेंड, ये सब चीज कुछ नहीं होगा। ठीक, तो वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग देने पर हमको जो मिला, अब वो एक यूनिट वेक्टर मिला। ये एफ के ऊपर कैप देने का मतलब एफ एक यूनिट वेक्टर है, तो ये चीज मिला। अब देखो इसमें हम एक बात समझे कि वेक्टर भागा मैग्नीट्यूड उसका क्या बनता है, एक यूनिट वेक्टर। बोतल उधर पीछे दे दो, गेट हटा दो। वेक्टर भागा उसका क्या, मैग्नीट्यूड, क्या बनता है, एक यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अच्छा जरा बढ़िया से इस पे और गौर करते हैं। हमको देखो तो वेक्टर भागा वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हमको क्या मिलता है, एक यूनिट वेक्टर। अच्छा अच्छा, इसी में अगर हम लोग एक काम ऐसा करें कि जो मैग्नीट्यूड है उसमें अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिल जाएगा। ठीक, तो मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से गुना करने से क्या मिलता है, वेक्टर। अच्छा, इस यूनिट वेक्टर का थोड़ा सा यूज समझते हैं हम लोग। हम लोग को अगर यूनिट वेक्टर बनाना था तो कैसे बनाए, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग देने से हमको क्या बन जाता है, एक यूनिट वेक्टर। एक सिंपल सा बात है। अच्छा, अब हमको वेक्टर, यूनिट वेक्टर का थोड़ा सा यूज समझना है। तो अभी हम लोग 11th का चीज ही बात कर रहे हैं ना, तब उसका इस्तेमाल कर लेंगे, वहां पे समझा रहेगा तो आसानी से हो जाएगा। तो देखो अब यूज कैसे करेंगे इसको। जैसे कि मान लिया जाए कि हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर हमको वेक्टर में बदलना हो, यानी किसी स्केलर क्वांटिटी को अगर दिशा देना हो, तो हम लोग यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे कि एरिया भी एक वेक्टर होता है, लेंथ भी एक वेक्टर होता है, सब जानेंगे। इसका यूज क्या है, टू कन्वर्ट अ स्केलर, टू कन्वर्ट अ स्केलर, ठीक है, इनटू वेक्टर। एक स्केलर को वेक्टर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, तो उसको भी समझते हैं जरा सा। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक ये v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, ये अभी क्या है, स्पीड है। ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं ना। अच्छा, तो ये अभी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, लेट वी हैव अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मान लिया अपने पास कोई एक यूनिट वेक्टर है, ए कैप बराबर 1 टूवर्ड्स साउथ, एक किधर, साउथ की तरफ। मान लिया अपने पास कोई एक यूनिट वेक्टर है, कोई सा भी, ठीक, जिसका मान क्या है, 1, और दिशा क्या है, साउथ। अगर हम लोग एक काम करें, अगर ऐसा कुछ काम करें कि स्केलर जो था, ये एक स्केलर था, इसमें यदि हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो देखो तो क्या आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड गुना में 1 टूवर्ड्स क्या आ गया, साउथ। तो ये जो मल्टीप्लाई करके आया, ये आया 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, तो ये भी इससे मल्टीप्लाई होकर के अब हमारा बन गया है वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर है। तो अगर हम लोग किसी चीज को दिशा देना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे। तो हम लोग, यही खास बात हमको सीखना है कि ये जो चीज था, इसमें डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, इसको डायरेक्शन देने के लिए हम लोग क्या किए, इसको एक यूनिट वेक्टर से गुना किया। तो एक बात हम लोग को एकदम नोट करके एक बात समझ लेना है कि अगर कोई भी स्केलर है, फॉर्म में है, उसको अगर हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वेक्टर में, उसको दिशा मिल जाएगा। अगर हमको किसी चीज को दिशा देना है तो क्या करेंगे, दिशा दर्श देने के लिए उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यही चीज का हम लोग वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, देखो तो यहां पे अब चीज देखा जाए कि यहां पे जो फोर्स लग रहा है, जैसे फोर्स अगर दूसरे वाले पे बात करें कि फोर्स ऑन क्या है, 2, फोर्स ऑन
सेकंड वाले पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू क्या 1, इसको ऐसे पढ़ेंगे ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो दूसरे वाले पे जो फोर्स लगेगा पहले वाले के द्वारा, वो जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, उसका डायरेक्शन तो उधर होगा दूसरे वाले पे। अच्छा, यहां से इसको जब हम लोग देखेंगे, ठीक है, यहां पे जैसे कोई एक आदमी यहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, और जब उसको देखेगा तो यहां से उसका जो पोजीशन है R2, यानी इसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या 1, तो यहां से दूरी तो इसका क्या है वही R दूरी है, ठीक है। अच्छा, तो इस पर जो फोर्स, इसके द्वारा इस पर जो फोर्स लगेगा उसका मान तो होगा K इंटू Q1 इंटू क्या Q2, अब भागा दूरी का क्या करेंगे स्क्वायर, फोर्स तो इतना लगेगा, इसके द्वारा इस पे जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। इसके द्वारा इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन अब हमको इसको क्या करना है, एक दिशा देना है, एक क्या करना है, डायरेक्शन देना है। अच्छा, तो हम लोग अगर यहां बैठे हुए हैं तो यहां से अगर इस पॉइंट को देखेंगे तो यहां से उसका पोजीशन उस तरफ है टुवर्ड्स राइट। अच्छा, तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, एक दिशा देना चाहते हैं, इसको क्या करना चाह रहे हैं, एक डायरेक्शन देना चाह रहे हैं। अगर इसका डायरेक्शन इसको हमको देना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर से गुना करना पड़ेगा। कोई भी चीज को अगर हमको क्या करना पड़े, डायरेक्शन देना है तो उसको क्या करना पड़ता है, एक यूनिट वेक्टर से गुना करना पड़ता है, ठीक है। और यहां पर इसके कारण जो इस पर इधर जो लग रहा है, ठीक है, तो इसमें अभी भी बहुत सारा चीज है पढ़ने के लिए हम लोग को। तो एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर इसी यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, उस तरफ है, तो इसको अगर हमको लिखना है कि उसका डायरेक्शन उस तरफ है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, पोजीशन ऑफ क्या 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब ये हुआ 1 पर बैठ करके 2 को देखेंगे, तो 1 पर बैठ करके क्या करेंगे, 2 की तरफ ऐसे तीर से इशारा करेंगे तो उधर हुआ ना, और वही डायरेक्शन है। इस सेकंड वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगा राइट साइड में लगेगा, 1 पे बैठ के 2 को देखेंगे तो 2 किस तरफ है, राइट साइड की तरफ है। अच्छा, तो हम लोग यहां पे ये क्या किए, एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किए। ये जो यूनिट वेक्टर है ये हमको डायरेक्शन बता रहा है किधर है, इसका डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स राइट, इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है। कहा 1 पर बैठ करके 2 को देखना, ये जो जर में यहां जो लिखा रहता है ना उसको देख रहे होते हैं, बाद में जो लिखा हुआ उस पर बैठ करके देखते हैं। ये जो लिखा हुआ ये क्या है, ये है पोजीशन ना वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यूनिट वेक्टर का पोजीशन है, पोजीशन बताने के लिए इसको इस्तेमाल किए। इसको सिंपल ऐसे भी लोग खाली आर भी लिख करके काम चला देते हैं। जैसे बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन जो पूछा है ना, तो इसमें क्या किया ना, खाली क्या किया, आर का इस्तेमाल किया, R1 2 या 2 1 नहीं लिखा है उसमें, ठीक है, उसमें 1 2 या 2 1 लिखा ही नहीं है। लेकिन 2 1 लिखना ज्यादा अच्छा तरीका होता है कि मतलब क्या, दूसरा का पोजीशन एक पर बैठ करके। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख देंगे तो ये हमारा क्या चीज में हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। अच्छा, इसी को अगर तुम चाहोगे कि पूरा और खोल करके लिखे बढ़िया से, इसी चीज को और अगर बढ़िया से लिखोगे तो हमारा इतना में तो आंसर हो गया। कोई चीज को हम लोग अगर यहां 2 1 है तो यहां भी 2 1, अगर यहां पे 1 2 रहेगा तो यहां पे भी 1 2 कर लेंगे, ठीक है। अगर इसी चीज यहां भी ऐसे एरो होना चाहिए, इसमें चार्ज को साइन के साथ रखना है, यहां पे जो होगा चार्ज विथ साइन होगा। अच्छा, यही चीज जो हम लोग लिखे हैं ना, इसी चीज को देखो ना, अगर चाहे तो और भी घुमा फिरा के कैसे कैसे लिखा जा सकता है वो पे बात करते हैं। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसी सेम चीज को देखो, K Q1 Q2 भागा R स्क्वायर अगुना में, ये यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं, वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि R21 वेक्टर अब बटे उसका मैग्नीट्यूड, तो R है ना, मैग्नीट्यूड मतलब यहां से यहां तक का लंबाई, यहां से यहां तक का जो पोजीशन वेक्टर बताने वाला यही तीर का लंबाई लिखते हैं। तीर का लंबाई कितना है, ये दूरी है ना, तीर का लंबाई तो वही दूरी है ना, यहां से यहां तक कितनी दूरी है, R। तीर का लंबाई ही तो वेक्टर का दूरी बताता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। तो ये यहां से R, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, R³ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या, F21 बराबर K Q1 Q2 भागा क्या R³। तो फिर यहां पे ऐसे वाला तीर देंगे, ऐसे वाला नहीं,
ये ऐसे वाला यूनिट वाला हटाएंगे तो ऐसा वाला आ जाएगा R21 अब बटे में क्या R, ऐसे लिखेंगे। अब इसी चीज, हाँ सॉरी ये तो यहां लिख ही दिए ना, इसी चीज को ऐसे खोल के लिखे, यूनिट वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर भागा उसका मैग्नीट्यूड, ये इससे गुना होकर यहां पे 3 गो हो गया, ठीक है। अच्छा ऐसा करके अब इसी में कहीं कहीं किताब में क्या 2 1 की जगह यहां 1 2 होगा तो यहां भी 1 2 कर देगा। अच्छा और बहुत इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना तो पता है क्या लिखते हो, ये R21 को ना कोई कोई किताब क्या लिखता है R2 - R1, ऐसे भी एनसीईआरटी किताब में पता है क्या लिखता है, इसको लिखता है R2 - R1, क्योंकि जब 11th क्लास से पढ़ाया जाता है पोजीशन वेक्टर, तो जैसे पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि 1 पर बैठ करके 2 का पोजीशन, तो R21 को ऐसे भी लिखते हैं इसको, क्योंकि किताब में ये चीज जो है ना ऐसे भी कॉम्प्लेक्स में ऐसे भी लिखा रहता है R2 माइनस क्या R1, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल। तो यहां से चल के उधर गए, उधर का दिशा को बता रहा है, ऐसा भी लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लोग लिखता है, ठीक है। तो यही है कि जितना हम लोग इसमें और खोलते जाएंगे उतना कॉम्प्लेक्स इसका रूप आते जाएगा, लेकिन इस पर आधारित जो क्वेश्चन है, और अगर इसको हम सिंपल अगर बनाना चाहे तो यहां पे वेक्टर R भागा खाली यहां 3 गो कर दिए, जैसे कि बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा तो कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है। अगर चाहेंगे कि यहां पे बैठ के उसको देखेंगे, यानी इसके कारण उस पर क्या फोर्स लग रहा है, तो वो तो उस तरफ है ना, तो हमको पोजीशन बदल जाएगा, पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो इसी में क्या 1 2 हो जाएगा, यहां भी 1 2 कर देंगे। इसमें क्या होता है R1 - R2 हो जाता है अगर बदलते तो, बस खाली रूप को थोड़ा बहुत चेंज करना है। तो वेक्टर फॉर्म अगर रहेगा ना कभी, तो यहां पे एगो पावर 3 हो जाएगा, एगो R यहां आ जाएगा। और वैसे भी अगर ऐसे सोचो कि R और R कट गया अगर, तो K(Q1 Q2 R2) तो है। इसी चीज को देखो ना क्या किया है, बिहार बोर्ड वाला जो पूछा है ना ऐसे करके दे दिया, 4 को ऑप्शन दिया। सीबीएसई में आज तक तो पूछा नहीं है, ना ही बिहार बोर्ड में सिर्फ यही एक बार पूछा है, ठीक। और ऐसे कभी उसका कोई जरूरत हमको पड़ता नहीं है, हमारा जितना भी काम है, जितना भी न्यूमेरिकल जो बनना है, सब कुछ हमारा स्केलर फॉर्म से बन जाता है, सब कुछ बस सिर्फ जानने के लिए कि हाँ चलो ऐसे भी लिख सकते हैं, बस वही बताया गया। इसमें चारों में क्या आंसर होगा, ए ही होगा। वेक्टर बटे उसका, यहां पे ये मॉड डालने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, सिंपल R लिखा हुआ है, ये वेक्टर में क्या लगा दिए मॉड, तो वो सिंपल R हो गया। जैसे कि अगर कोई वेक्टर है F, ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा यानी कि जो मान होगा वो क्या होगा, वेक्टर F का मॉड, या फिर इसको क्या सिंपली लिख सकते हैं F भी लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर R का मॉड मैंने ये सिंपल R लिखा हुआ है, ये सिंपल R लिखा हुआ है, यही तो सिंपल R हमारा यहां पर है, यही सिंपल R ही तो है, R का पावर 3 क्या। अच्छा ऐसे भी करके लिख सकते थे, और ये भी यही क्या R है, वो 2 1 1 2 वहां पे 1 2 2 1 नहीं किया, यही ना, बाकी चीज तो वही है। यहां पे अगर लिखता 1 2 तो यहां भी लिखना पड़ता 1 2, यहां लिखता 2 1 तो यहां 2 1 लिखना पड़ता, तो वो ऐसा कुछ किया नहीं, ऐसे ही बस खाली ऑप्शन दे दिया। तो ये हमारा ये सब चीज इस तरीके से, ठीक है। इसका नोट्स वोट्स जो है ऐसे ग्रुप में तो दे ही देंगे, बाकी अगर नहीं भी हो तो कुछ भी हो तो मेरा जो वेबसाइट है एक, उसको भी खोल करके ओपन करके, ये वाला वेबसाइट को ओपन करके भी नोट्स ले सकते हो, उस पर भी नोट्स वोट्स हमेशा अवेलेबल रहता है, सारा चैप्टर का भी, आगे का भी चैप्टर का, ठीक है। ये सबको भी दे देंगे, उसी पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब, है कि अब जैसे इसमें लिख रहे हैं तो बनाते समय क्या हो रहा है कि बीच बीच में ढेर सारा डाटा आ रहा है ना, तो ये पूरा लिखा हुआ का एक जो बनेगा इसी फॉर्मेट में दे देंगे, वो भी रहेगा रिटन फॉर्मेट में भी है। तो यहां पे ऐसा ऐसा करके हम लोग बात सब की है। आगे हमको बात करना है क्या, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कुछ कूलम्ब्स लॉ का लिमिट है, क्या है लिमिट भाई, तो जैसे कि ये 2 चार्ज के बीच तभी काम करेगा जब दोनों चार्ज रुका होना चाहिए, दोनों रुका होना चाहिए, या फिर दोनों में से कोई एक जरूर रुका होना चाहिए, एक चल भी रहा है तो काम चल जाएगा। जैसे अगर दोनों रुका हुआ है तब तो ठीक है, या फिर अगर दोनों में से कोई एक भी रुका हुआ है, जैसे होता है ना कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, निगेटिव चार्ज, तो एक रुका हुआ है और एक चल रहा है, तो इनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है।
तो एक चल रहा है एक रुका हुआ है तब भी काम करेगा। और पॉइंट चार्ज के लिए काम करता है, मतलब एक पॉइंट जैसा यहां पे चार्ज है तो एक पॉइंट जैसा यहां पे चार्ज है। मतलब अगर मान लिया जाए ऐसा नहीं कि एक रड है यहां पे, इस पे चार्ज है, और यहां पे कोई एक स्फीयर है इस पर चार्ज है, इनके बीच अगर हमको निकालना होगा तब दिक्कत आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए नहीं, पॉइंट चार्ज के लिए काम करता है। तो ये सब छोटा छोटा बात है इसी में कि इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज नॉट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए सिर्फ काम करता है। फिर उसके बाद इट इज नॉट वैलिड इफ बोथ चार्जेस आर मूविंग, अगर दोनों चार्ज चल रहा है तो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। इट इज ओनली वैलिड इफ बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट और वन मस्ट बी एट रेस्ट, या तो दोनों चार्ज रुका होना चाहिए या दोनों में से कोई एक जरूर रुका हुआ होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, ठीक है। ये सब फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, अगर एक से अधिक चार्ज है, ठीक है, तो उनके बीच फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल में तो कर ही लिए कि अगर मान लिया जाए यहां पे एक चार्ज है Q1, यहां पे एक चार्ज है Q2 और यहां पे एक चार्ज है छोटा ऐसे करके Q, ठीक है, और हमको इस पे लगने वाला फोर्स चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले इसके कारण अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अगर ये निगेटिव है तब तो ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा और उसका नेट इधर आता। लेकिन अगर ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो हमको किसी एक पे लगने वाला अगर नेट फोर्स चाहिए तो क्या करेंगे, पहले एक के द्वारा जो इस पर लग रहा है वो पता करेंगे, फिर इसके कारण जो इस पर लग रहा है इसको भी पता करेंगे, इसके कारण जो इस पे लग रहा है F2 वो पता करेंगे, इसके कारण इस पे जो लग रहा है F1 वो पता करेंगे, और दोनों फोर्स को क्या करेंगे, वेक्टर के तरीके से जोड़ देंगे, तो हमको क्या मिलेगा उस पर, नेट फोर्स। जैसे इसके कारण इस पे लग रहा है Q1, इसके कारण F1, इसके कारण इस पे लग रहा है F2, तो अब फिर क्या करेंगे, दोनों फोर्स को वेक्टर के तरीके से जोड़ देंगे तो नेट फोर्स पता चलेगा। तो किसी एक चार्ज पे अगर नेट फोर्स चाहिए तो पहले एक चार्ज के कारण फोर्स निकालेंगे, फिर दूसरे चार्ज के कारण फोर्स निकालेंगे, फिर उन दोनों फोर्स को क्या करेंगे, वेक्टर के तरीके से जोड़ देंगे तो नेट फोर्स पता चलेगा। हेडिंग फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज, ढेर सारा चार्ज रहेगा तो ऐसा काम करते हैं। इसी चीज को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी चीज का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कि किसी एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स चाहिए तो प्रत्येक के द्वारा एक एक करके फोर्स निकालिए और फिर इसको वेक्टर के तरीके से जोड़ दीजिए। इसी जो लैंग्वेज बोले ना, इसी चीज को दूसरा भाषा में बोला जाता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोला गया है लैंग्वेज में, ये चीज पूछने वाला चीज है थ्योरी में भी, कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज, यानी किसी एक चार्ज पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस is the vector sum of all the forces exerted by each charge। यानी कि किसी एक चार्ज पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो प्रत्येक चार्ज के द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स का वेक्टर सम होता है ना। यानी कि किसी एक चार्ज पे अगर नेट फोर्स चाहिए तो प्रत्येक चार्ज के कारण फोर्स निकालेंगे और सभी फोर्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे वेक्टर के तरीके से, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स पता चल जाएगा। यही चीज मेरा है, ठीक है। इसी को एक और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक और भाषा भी है, जैसे एक Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, नोट्स भी तो बन रहा है ना, ये चीज तो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे ये चीज है तो इसके द्वारा पहले इस पर इधर फोर्स निकालेंगे F1, फिर इसके द्वारा इस पे इधर निकालेंगे फोर्स F2, और दोनों को फिर क्या करेंगे, वेक्टर के तरीके से जोड़ देंगे तो हमको नेट फोर्स पता चल जाएगा। और इस नेट फोर्स को निकालने का जो फॉर्मूला होगा, नेट फोर्स को निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो तो हम लोग बेसिक क्लास में पढ़े थे कि दो वेक्टर के बीच का जो रिजल्ट निकालते हैं, अभी तो अभी बात किए थे, क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। अगर 2 मार्क्स का भी कहीं पे पूछेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो इतना लिखना पड़ेगा, वो बना के ये चीज। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेम टू सेम एक बार बिहार बोर्ड में तो पूछा है, सीबीएसई में देखो कैसा क्या पूछा था, बोला था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में, देखो उस पर सवाल कैसा क्या किया था भी समझते। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को एक और भाषा में भी समझाया जाता है। एक तो तरीका हो गया कि किसी एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स चाहिए तो प्रत्येक चार्ज के द्वारा फोर्स निकालिए और उसको वेक्टर के तरीके से जोड़ दीजिए तो नेट फोर्स पता चल जाएगा। इसी को एक और भाषा में भी बोलते हैं, वो है अनदर फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक और रूप है, वो ये कहता है कि दो चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ना वो तीसरे चार्ज की मौजूदगी से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब दो चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उस पर तीसरे चार्ज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि जो हम लोग अगर बात करें, ठीक है,
तो यानी कि अगर एक चार्ज है यहां पे Q1, एक चार्ज है यहां पे Q2, ठीक है, और इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, मान लिया जाए फोर्स अभी जो है 1 2 बराबर ये 50 न्यूटन का है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना। अगर हम लोग कोई थर्ड चार्ज को यहां इंट्रोड्यूस किए, कोई तीसरा चार्ज लेकर के आ गए या फिर कोई चौथा चार्ज लेकर के आ गए, तो इनके बीच तब भी लगने वाला फोर्स 50 का 50 न्यूटन ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों के बीच कितना लग रहा है उसको तीसरे चौथे चार्ज से कोई मतलब नहीं होता। ये इस पे अगर 50 न्यूटन लगा रहा है इधर, तो ये ला के रखे, चाहे ये ला के रखे या के ला के रखे, इसके द्वारा इस पर तो 50 का 50 ही लगेगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स इन सभी के कारण अगर निकालना हो तब वो बदलेगा। नेट फोर्स सभी के कारण निकालना हो, नेट फोर्स, तब वो बदल जाएगा। लेकिन इसके कारण इस पे अगर 50 लग रहा था तो ढेर सारा भी चार्ज रखने के बाद भी इसके कारण इस पर 50 का 50 ही लगेगा। दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स को तीसरे चार्ज से कोई लेना देना नहीं करता। तो सीबीएसई में क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया था, ये एक स्टेटमेंट लिख दिया, ये वही वाला स्टेटमेंट ना, क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। दो चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स तीसरे चार्ज की मौजूदगी से आजाद होता है। ये स्टेटमेंट लिख दिया, बोला कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो बताना था सही है। 1 मार्क्स का पूछा था सीबीएसई में एक बार क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस तरीके से। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक और रूप भी होता है, ये वाला। सब कुछ को ध्यान में रखना है। आगे क्या बात कर रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या कोलंबियन फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स या कोलंबियन फोर्स का कुछ प्रॉपर्टी होता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, लास्ट है, कूलम्ब्स लॉ का लास्ट ही है। अच्छा, इस पे फिर हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे जितना न्यूमेरिकल करना चाहे तो किया जा सकता है, मजबूत बनाने के लिए। सवाल से बहुत बनता है, बहुत तरह का। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहली बात कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये तो लगता तो है दो चार्ज के बीच में। अच्छा, दो चार्ज के बीच में ना लगता है। अच्छा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दो मास के बीच लगता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये क्या होता है, दो चार्ज के बीच लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स बोले तो काफी दूर दूर तक भी काम करता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, दुनिया में पाया जाने वाला 4 ही फोर्स होता है। एक होता है न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है वीक फोर्स। सबसे कमजोर ग्रेविटेशनल फोर्स है दुनिया में, उससे ज्यादा ताकतवर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोले तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। यह लगभग 10⁻39 टाइम्स से लेकर के 10⁻42 टाइम तक ज्यादा ताकतवर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। मान लीजिए दो चार्ज के बीच लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और दो चार्ज के बीच दो चार्ज है, तो चार्ज है तो मास भी तो होगा उसके पास, तो दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, का जो हम रेशियो निकालेंगे, दोनों चीज का रेशियो करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से लगभग 10⁻39 गुना ज्यादा ताकतवर होता है, या फिर 10⁻42 गुना भी हो सकता है। निर्भर करता है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं कि 2 प्रोटॉन लिए हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन लिए है, उस पर निर्भर करेगा ना। अलग अलग चीज आएगा तो कभी 10⁻39 टाइम्स आएगा, कभी 10⁻42 टाइम्स आएगा। बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में बताइए कि ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना गुना ज्यादा ताकतवर होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ऑप्शन में 10⁻39 भी दे दिया था, 10⁻42 भी दे दिया था। गलत बात है, क्योंकि 10⁻39 होता है कि 42 से, वो तो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा लिए। तो 10⁻39 मारेंगे वो भी सही करना पड़ेगा, 10⁻42 करेंगे तो भी यार छोड़ो, सब क्वेश्चन पे बातचीत करेंगे, हटाओ। बिहार बोर्ड में बिना समझे भी काम करता है। ये एक प्रकार का सेंट्रल फोर्स होता है, मतलब सेंटर टू सेंटर काम करेगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट यहां है, एक ऑब्जेक्ट यहां, इस पर भी चार्ज है और इस पर भी चार्ज है, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर में, सेंटर टू सेंटर एकदम सीधा सीधी फोर्स काम करता है, ठीक है। फिर ये क्या, लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत दूर दूर तक भी काम करेगा। जैसे 1 कूलम चार्ज पूर्णिया में रखे, 1 कूलम चार्ज कटिहार में रखे, तो उनके बीच भी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। जैसे 1 कूलम चार्ज यहां रखे तो 2 चार्ज है ना, उसके बीच अगर फोर्स निकालना है तो 1 कूलम चार्ज, ये दोनों चार्ज है Q1 Q2, इधर क्या होता है 9 × 10⁻9 K Q1 Q2 अब बटे दूरी का स्क्वायर। तो अगर 30 किलोमीटर भी दूरी रखते हैं तो 30,000 मीटर हुआ ना, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 × 10⁻9 अब भागा 30,000 का मतलब ये कितना हो गया 3 × 9 गुना ये 4 0, 4 का स्क्वायर तो 10⁸ कट के आ गया ना 10 न्यूटन।
पूर्णिया कटिहार के बीच भी 10 न्यूटन लगेगा, 1 कूलम चार्ज रखेंगे। अच्छा, पृथ्वी और सूरज के बीच भी फोर्स लगता है, तो मास भी तो बहुत ज्यादा मात्रा में है, मास बहुत ज्यादा मात्रा में तब ना, वरना पेन और कोई भी एक घड़ी के बीच भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो हमको पता ही नहीं चल पाता है, लेकिन फोर्स लग रहा है। तो कम दूरी में भी लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग दूरी में भी लगता है, और उससे तो खैर इलेक्ट्रिक फोर्स काफी ताकतवर है तो लगेगा ही, लेकिन सामने में तगड़ा चार्ज भी रखिए तब। 1 कूलम चार्ज खैर बहुत बड़ा चार्ज होता है, ठीक है। 1 कूलम चार्ज अगर कहीं पैदा करना है तो हम लोग ऑब्जेक्टिव इस समय पढ़े थे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन किसी से निकालना पड़ेगा ना, बहुत ज्यादा मेहनत है वो चीज में। तो खैर ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स दूर दूर तक भी काम कर सकता है, ठीक है। ये एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। देखो, फ्रिक्शन का फोर्स और विस्कस का फोर्स, विस्कस यानी कि पानी पे जो नाव चलता है ना, तो नाव और पानी ना, कोई भी लकड़ी है उसके और पानी के बीच, या फिर लिक्विड लिक्विड के बीच जो घर्षण होता है उसको विस्कस फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो विस्कस फोर्स और फिर क्या, ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है, ये सब को छोड़ के, ये 2 को छोड़ के बाकी सब फोर्स मेरा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स हो गया जिसमें कि मतलब जैसे मैग्नेटिक, जहां भी कोई चीज को ऐसे कुछ करके या छोड़ो तो भाग जाए वाला ऐसा सिचुएशन। अगर एकदम साधारण भाषा में हम समझाना चाह रहे हैं कि 11th नहीं पढ़ा हुआ उसके हिसाब से, मैं तो ऐसे समझाना पड़ता तो 11th में बहुत लैंग्वेज होता है उसका, कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन होता है। किसी भी अगर फोर्स के द्वारा राउंड ट्रिप में किया गया वर्क डन 0 हो तो उसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स का उतना नहीं होता। हम एकदम सिंपल भाषा में बताते हैं कि सब फोर्स कंजर्वेटिव है, खाली घर्षण को छोड़ के और क्या, विस्कस को छोड़ के। होता क्या है इसमें कहानी कि जैसे मान लिया जाए स्प्रिंग का फोर्स है, स्प्रिंग में कोई चीज बांध दी है, ब्लॉक, खींचे छोड़ेंगे तो भाग जाएगा, छोड़ेंगे तो भाग जाएगा। ये चीज जहां जहां हो रहा है सब कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग में छोड़े तो कोई पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गया, छोड़े तो भागा, तो स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ये सब जगह हो रहा है, देख लो 2 चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, पास में लाए पकड़े हुए हैं, छोड़ेंगे तो भाग जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स, छोड़ेंगे तो भाग जाएगा वाला जा कहां नहीं, एकदम साधारण भाषा में यही जानो, सब मेरा कंजर्वेटिव। मैग्नेट में भी देखते हैं ना, एक मैग्नेट लाते हैं छोड़ते हैं तो भगता है ना मैग्नेट। अच्छा, फिर उसका बुआंसी का फोर्स, पानी भरा हुआ बाल्टी में बॉल को डुबा देते हैं, छोड़ेंगे तो क्या होगा, बॉल भाग जाएगा ना ऊपर। बलून वगैरह को छोड़ते हैं तो बुआंसी के फोर्स के कारण, प्लावन बल के कारण, सब मेरा जितना भी फोर्स है सब क्या है, कंजर्वेटिव। खाली किसको, विस्कस फोर्स को और फ्रिक्शन फोर्स को छोड़ के। तो ये सब कंजर्वेटिव फोर्स, जो फोर्स किसी में एनर्जी कंजर्व करा दे, हम ये साधारण भाषा में समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 11th में बात करते हो तो राउंड ट्रिप, वर्क डन, 0 यही चीज है, लेकिन उतना 11th नहीं पढ़ा हुआ है, यही समझ के काम करेंगे हम लोग। ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है, उल्टा चार्ज रहेगा तो अट्रैक्टिव, सेम चार्ज रहेगा तो रिपल्सिव, दोनों होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। और एक बात ये जो है हम लोग पढ़ चुके थे, एक टॉपिक पढ़े थे, कैन अ न्यूट्रल बॉडी बी अट्रैक्टेड बाय अ चार्ज ऑब्जेक्ट। क्या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट और चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच अट्रैक्शन हो सकता है? तो होता है। पेन को जब रब कर लेते हैं, रब करने के बाद कागज का टुकड़ा के पास लाते हैं तो कागज का टुकड़ा तो न्यूट्रल है, ये चार्ज है, लाते हैं तो ये उसमें चिपक जाता है। एक्स वाई वाला सवाल किए थे कुछ, तो यहां पे एक बात यही भी बोला जा सकता है कि इट कैन ऑल्सो एक्ट बिटवीन अ चार्ज बॉडी एंड अ क्या, न्यूट्रल बॉडी। चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के बीच भी काम कर जाता है, ठीक है। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इज ओनली द कंफर्म टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन टू बॉडी। जैसे जब हम लोग अगर एक बॉडी के पास चार्ज है, एक बॉडी न्यूट्रल है, फिर भी अट्रैक्शन होता है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जब रिपल्सन होगा, एक बॉडी दूसरे बॉडी को अगर रिपेल करेगा, तभी हम लोग कंफर्म कह सकते हैं कि भाई दोनों बॉडी के पास चार्ज है। क्योंकि अगर अट्रैक्शन हुआ तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। अट्रैक्शन होने से एक के पास चार्ज है, दूसरे के पास है कि नहीं है, ये कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि या तो उल्टा चार्ज होगा या तो न्यूट्रल होगा, दोनों स्थिति में वो चिपकता है। तो अट्रैक्शन से कंफर्म नहीं होते, लेकिन रिपल्सन से कंफर्म होते हैं। ये अगर इस सामने वाले को क्या करेगा, बॉडी को रिपेल कर देगा, इसका मतलब समझ गए वो सामने वाले के पास भी चार्ज है, और वो कैसा, सेम चार्ज है, तभी दोनों के बीच कैसा हो रहा है, रिपल्सन। तो यानी कि दो बॉडी के बीच अगर रिपल्सन होगा तब तो गारंटी हो गया कि दोनों के पास क्या है, चार्ज है। ये सब चीज इसलिए लिखा हुआ है कि इट कैन ऑल्सो एक्ट बिटवीन क्या, चार्ज बॉडी एंड न्यूट्रल बॉडी। और एक बात कि सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इज ओनली द कंफर्म टेस्ट ऑफ चार्ज। रिपल्सन से टेस्ट का, चार्ज का कंफर्मेशन होता है। रिपल्सन अगर होगा दो बॉडी के बीच तो समझ जाए कि दोनों के पास चार्ज है, लेकिन अगर रिपल्सन या अट्रैक्शन हुआ तो एक के पास चार्ज है, एक के पास, कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज है। फिर उसके बाद अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पे चर्चा करना है अगले
क्लास में, ठीक है।